वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो सारे कैसे लोग होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हम सब ये जानते हैं हमारे अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या है, विविपेरस। विविपेरस कौन से लोग होते हैं? जो कि अपने ही जैसे यंग वंस को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं। राइट, तुमने जैसे ओविपेरस देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, उनके वो क्या देते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। राइट, जो मुर्गे वगैरह होते हैं, मुर्गी वगैरह, तो वो क्या होता है, एग लेइंग होते हैं। हम कौन से हैं, वी आर विविपेरस। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले। तो सुनो, हमारे बेटा लाइफ में कुछ इवेंट्स होते हैं। सुनो, सबसे पहले जो इवेंट आएगा दैट इज गैमीटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। अब बेटा एक ट्रिक समझ लो, जहाँ पे भी जेनेसिस का वर्ड आए इसका मतलब मैं किसी ना किसी चीज़ की फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, फॉर्मेशन की मैं बात करने वाली हूँ। राइट, अब सुनो बेटा, हमारे पास गैमीट बनेंगे, मेल के अंदर भी बनेगा, फीमेल के अंदर भी बनेगा। कब बनता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये सब भी हम जानते हैं। राइट, मेल के अंदर बेटा क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। राइट, फीमेल के अंदर क्या बनेंगे, ओवम, या फिर आप बोल सकते हो एग बनेंगे। राइट, यानी हमें बेटा सबसे पहले कौन सा इवेंट आएगा, गैमीटोजेनेसिस, जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं भाई, गैमीट बनवाएंगे। मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम बनेगा। ओके, अब तुम खुद बताओ, क्या इस गैमीट जो तुमने बनवाए हैं अपनी बॉडी में थोड़ी ना रखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इन गैमीट्स का हम ट्रांसफ़र करवाएंगे। कौन से वाला ट्रांसफ़र करके जाएगा, स्पर्म जाएगा बेटा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। तो क्या मैं इसको इंसेमिनेशन बोल सकती हूँ, इंसेमिनेशन यानी कि अंदर जाना बेटा किसी चीज का। तो इंसेमिनेट किसका करवा दिया हमने, स्पर्म का इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड स्टेप, इंसेमिनेशन। ठीक है, अब मानो ये ना बेटा फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया, देखो यहाँ पे होती है ओवरी, यहाँ से निकला क्या, ओवम। ये ओवम यहाँ पे आके बैठ गया, मेल के अंदर क्या बन चुका, स्पर्म बन चुका। अब फर्स्ट स्टेप ये हो गया, गैमेट्स बन गए। सेकंड क्या होगा, हम इसी स्पर्म की एंट्री करवाएंगे फीमेल के अंदर। ये क्या था, इंसेमिनेशन, अभी बताया। राइट, अब मैंने क्या कहा, ठीक है, जब ये स्पर्म यहाँ पे आ गया, ओवम पहले से प्रेजेंट है, इनका क्या करवा दो, फ्यूज़न। अब बेटा फ्यूज़न से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, 2n डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि मेल का जो स्पर्म था वो हैप्लॉइड था, फीमेल का ओवम क्या था, हैप्लॉइड। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। तो बेटा हमारे पास यहाँ क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, फर्टिलाइजेशन बेटा, जिसमें हम क्या करवा देंगे, फ्यूज़न करवा देंगे मेल और फीमेल गैमीट्स का। राइट, इसके बाद सुनो, अब बेटा जैसे ही तुम्हारा जो गैमीट जो तुम्हारा जो जाइगोट बना, क्या तुम उसको ऐसे छोड़ दोगे, नहीं। तो बेटा सुनो, ये यहाँ पे हुआ था ना फ्यूज़न, तो ये जाइगोट धीरे 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 बेटा अपने अंदर डेवलपमेंट करेगा 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 और एक ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। किसकी करेगा, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब बेटा तुम खुद बताओ, क्या तुम लटके हुए थे, नहीं। तो बेटा यहाँ पे ये वॉल दिख रही है ना, ये वाली जो वॉल दिख रही है, इसे कहते हैं यूट्रस। क्या बोलेंगे बेटा, यूट्रस। तो बेटा हमारा जो जाइगोट ने क्या किया, डेवलपमेंट, अब वो किससे चिपक जाएगा, यूट्रस की वॉल के साथ। तो बेटा हम इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, इम्प्लांटेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इम्प्लांटेशन। सुन लो मैंने दोबारा से क्या कहा, फर्स्ट हमने क्या करवाया, गैमीट्स बनवा दिए। सेकंड बेटा गैमीट्स का ट्रांसफर करवा दिया, कौन से वाले का, स्पर्म जाएगा फीमेल के अंदर। ओके, थर्ड स्टेप क्या आया, जब दोनों मिल गए तो क्या होगा, फ्यूज़न। फ्यूज़न से बेटा क्या बनता है, जाइगोट। तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। देन मैंने क्या बोला, अभी जाइगोट को कहाँ रखवाओगे आगे जाके आप लोग, यूट्रस की वॉल के अंदर, यानी यूट्रस बेटा इसको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इम्प्लांटेशन हो गया। अब बेटा बच्चे को 9 मंथ्स के लिए रहना है ना, तो उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलेंगे, गेस्टेशन। क्लियर। अब गेस्टेशन हमारे हो जाएंगे 9 महीने का टाइम जैसे बेटा कंप्लीट होगा, फिर क्या होती है बेटा बच्चे की डिलीवरी होगी। अब डिलीवरी को बेटा एक टर्म देते हैं, वो बोलेंगे पार्च्यूरेशन। क्या बोलेंगे, पार्च्यूरेशन। तो सुनो मैंने दोबारा से क्या कहा आप लोगों को, हमारे पास बेटा सबसे पहले
सेकेंड, सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या था? गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन हुई किसकी? गैमीट्स की। स्पर्म के अंदर क्या बना? मेल के अंदर क्या बना? स्पर्म। फीमेल के अंदर क्या बना? ओवम, राइट। इसके अलावा सुनो बेटा, हमारे पास नेक्स्ट था इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या था भाई? ट्रांसफर करवा दो स्पर्म का इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देन क्या था बेटा? जब ये दोनों इनको दोनों हम मिलवाएंगे यानी फ्यूजन करवाएंगे गैमीट्स का, क्या बना था? जाइगोट बना था, राइट। ओके, अब बेटा इस जाइगोट को डेवलप करवा के क्या बनवा दोगे? ब्लास्टोसिस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे चिपक जाएगा? यूट्रस की वॉल के अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये बेटा हमारा हो गया इम्प्लांटेशन। इसके बाद बेटा जी क्या होगा? 9 मंथ्स के लिए परमानेंट रहेगा बेटा वहाँ पे एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोनिक पूरी डेवलपमेंट होगी फॉर द 9 मंथ्स, तो इसको बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड। देन 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? पार्च्यूरेशन, कंप्लीट डिलीवरी बेटा हो जाएगी बेबी की। तो ये सब हम लोग जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, अभी मैंने आपको बताया ये इवेंट कब होंगे? जब बेटा प्यूबर्टी हमारे पास आ जाएगी। ऐसा नहीं प्यूबर्टी से पहले जाएंगे, तो प्यूबर्टी 13-14 की एज पे जब स्टार्ट होगी तो बेटा सारे के सारे इवेंट आपके अंदर हो जाएंगे। अब सुनो बेटा, खतरनाक डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल के अंदर? डिफरेंस है बेटा रिप्रोडक्टिव साइकिल के थ्रू। सुनो, जो हमारे जो मेल होते हैं ना बेटा, मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। यही ओल्ड मैन के अंदर भी बेटा स्पर्म बनता रहता है उसकी बॉडी में। बट फीमेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे केस में 50 या 52 के अराउंड बेटा ओवम बनना बेटा रुक जाता है। क्या? ओवम बनना बेटा रुक जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है कि भाई किस तरीके से हमारा क्या होगा, जो मेल के अंदर होता है उसके अंदर हमेशा क्या बनता रहेगा? स्पर्म बनता रहेगा कंटिन्यू बुढ़ापे तक। बट फीमेल के अंदर क्या होगा? वो बेटा रुक जाएगा 50-52 के एज पे आके। अब सुनो बेटा, अब हमारा आता है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मेल का पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे फीमेल का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा क्या कहता है कि भाई ये कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विस रीजन के अंदर, ये हम सब जानते हैं। अब बेटा इसके पास होता क्या क्या है? तो सुनो, हमारे पास बेटा क्या क्या होंगे? एक मिनट सुनो, हमारे पास बेटा सबसे पहले मानो एक तुम्हारे पास होगा पेनिस। ये क्या है? दिस इज योर पेनिस, राइट। अब बेटा ये वही रीज़न है जहाँ से बेटा आपका स्पर्म, इसके अलावा यूरिन, ठीक है, सूसू वगैरह बेटा यहीं से निकलने वाला है, राइट। ये पेनिस हो गया फर्स्ट पोर्शन। तो दूसरा बेटा सुनो, यहाँ पे होती हैं 2 बॉल्स। बॉल्स मतलब टेस्टिस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या है बेटा? एक कंपनी, इसके अंदर क्या बनता है? अभी मैंने बता दिया था स्पर्म। तो याद रखो स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनने वाले हैं, ठीक है। ओके बेटा, इसके अलावा तुम मुझे खुद बताओ, ये यहाँ पे तुम्हारे जो टेस्टिस बन गए, स्पर्म बन गए, इसको बेटा कोई ना कोई लेके भी तो आएगा, कोई ना कोई सहारा भी तो चाहिए। तो बिल्कुल, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास लाने के लिए क्या होंगी? डक्ट्स। क्या होंगी? डक्ट्स। डक्ट्स क्या होंगी बेटा? कुछ नहीं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा, राइट। इसके अलावा तुम खुद बताओ, क्या तुम अपने स्पर्म के अंदर कुछ माल मसाला ऐड नहीं करोगे? करोगे जी, कुछ एंजाइम करोगे, कुछ कैल्शियम करोगे, कुछ फ्रक्टोज, कुछ उसको एनर्जी देने के लिए करोगे। तो बेटा हमें किसकी सहारे की ज़रूरत है? ग्लैंड्स। तो बेटा याद रखो हमारे पास ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो गई। तो सुनो 1 सेकेंड। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट है, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो टेस्टिस प्रेजेंट है, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सुनो जी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है बेटा? कोई चीज़ हमें बाहर से कैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमें बाहर से कोई चीज़ कैसी दिखाई दे रही है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गई? टेस्टिस हो गए, एसेसरी डक्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। अब सुनो, हमारा बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम इतना तो समझ गए भाई पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा हमारी जो कंपनी है, यानी जो हमारे जो टेस्टिस है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। सोचने की बात है, तुम्हारी कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है वो बॉडी से बाहर है तो क्यों रखी है? कुछ ना कुछ बेटा लॉजिक तो होगा ना, तो हमने उसे बाहर ही क्यों रखा है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर? तो बेटा इसीलिए रखा है क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या बनने वाले हैं? स्पर्म। अब बेटा स्पर्म को बनवाने के लिए ना बेटा
टेस्टिस के अलग नखरे हैं। वो कहता है मेरे को टेम्परेचर कम चाहिए, मैं तो ही बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो कहता है नहीं, मुझे तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए तो ही जाके मैं स्पर्म बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। तो सुनो, हमारे बेटा जो टेस्टिस हैं वो बाहर प्रेजेंट हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। किसके अंदर? एक बेटा थैली के अंदर। मान लो ये तुम्हारा, एक सेकेंड, ये मान लो टेस्टिस तुम्हारे एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है, तो ये बाहर का एरिया क्या हो गया? पाउच, थैली। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। मैंने अभी आपको बताया जितने भी जो हमारे, इसने क्या बोला था टेस्टिस ने कि मेरे को स्पर्म बनवाने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए। वो कौन देगा इसको? वो देगा स्क्रोटम। तो स्क्रोटम बेटा मेंटेन करवाता है ताकि वो लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके टेस्टिस को, और वो क्या बना सके? स्पर्म बनवा सके। राइट। सुनो, थोड़ा बहुत हिंट दे दूँ बेटा, ये वाला जो पोर्शन था दैट इज़ योर पेनिस। ये मैंने 2 टेस्टिस बताए, पेयर में होते हैं, ठीक है, 2 हमारे टेस्टिस हो गए। सुनो, ये सारी की सारी अंदर क्या बन रहे हैं? स्पर्म। इसको बेटा कोई ना कोई ट्रांसफ़र करेगा, बिल्कुल। तो ये देखो इतनी सारी ये ट्यूब्स, ये क्या है? एक्सेसरी डक्ट, जो कि आगे जाके बेटा यहाँ से पास आउट होने वाला है। इतना मैंने आपको बताया था। कुछ मैंने ग्लैंड्स का भी नाम लिया था, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, सेमिनाइल वेसिकल, इनको आगे मैं आपको समझाने वाली हूँ। राइट। सुनो, अब बेटा टेस्टिस की थोड़ी शेप की बात कर लेते हैं। देखो अभी मैंने बताया ये टेस्टिस की शेप है। कैसी शेप है? ओवल। अब बेटा हमें काउंटिंग तो आती है 1 2 3 4 5, बस बेटा 1 को भूल जाओ, बाकी आप याद रखो। तो सुनो, हमारी बेटा जो विड्थ है, हमारी जो विड्थ है टेस्टिस की, वो कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। तो काउंटिंग याद रखना। अब बेटा मैं आपको कुछ समझाने वाली हूँ। सुनो, हमारे पास बेटा क्या होगा, अब मैं टेस्टिस के अंदर घुसने वाले कंपनी के अंदर, तो बेटा कंपनी के अंदर ना आपके पास 250 क्या है? बहुत सारे रूम बने हुए हैं। कितने हैं? 250 रूम्स मान लो, ठीक है। इनको बेटा नाम देंगे आगे जाके। जब मैं टेस्टिस के अंदर घुसी तो बेटा इसके कुछ ना कुछ लोब है ना, तो बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब सुनो, जब मैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर घुसी ना, तो मैंने क्या देखा भाई? एक रूम के अंदर क्या पड़ा है? तुमने रख रखे हैं एक फ्रिज, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3। सुनना मैंने क्या कहा, हमारे पास क्या मैंने बोला, हमारे पास बेटा 250 कमरे प्रेजेंट हैं एक कंपनी के अंदर। राइट। एक कमरे को मैंने उठाया, मैंने देखा भाई किसी ने 1 रखा है, किसी ने 2 फ्रिज रखे हैं, किसी ने 3 रखे हैं। यही तो मैंने कहा, ठीक है। अब बेटा मैं देखना चाह रही हूँ उस फ्रिज के अंदर क्या बैठा है। सुनना, बिल्कुल कहानी डिफरेंट चल रही है। अब मैंने इस फ्रिज के अंदर जाके देखा कि इस फ्रिज के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो बेटा मेरे को यहाँ पे 2 तरीके की सेल दिखी। कितनी सेल दिखी? 2 तरीके की। अब बेटा कंपनी किसकी है? स्पर्म बनवाने की। तो पहली बात तो बेटा यहाँ पे स्पर्म बन रहा होगा, ठीक है। अब बेटा स्पर्म क्या है? मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, तो उसको क्या देना पड़ेगा आपको? खाना। कौन देगा? न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके की सेल्स होती हैं। अब मैं आपको बेटा एक बार समझाने वाली हूँ, सुनना। मैंने क्या कहा था, हमारे पास बेटा टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट है? 250 कंपार्टमेंट है। यही तो मैंने बोला भाई, एक कंपनी है, उसके अंदर 250 क्या है? तुम्हारे पास कमरे हैं, ठीक है। उनको क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब एक लोब्यूल को उठा के देखा कि उसके अंदर क्या देखा तुमने? 1 फ्रिज हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यही तो देखा। अब तुम उस फ्रिज के अंदर घुस गए, तुमने क्या देखा? तुम्हारे पास 2 तरीके की सेल है, यानी एक तो खुद स्पर्म बैठा है, दूसरा वो मैच्योर होने के लिए क्या यूज़ करेगा? न्यूट्रिशन। राइट बेटा। अब मैं आपको नाम याद करवा देती हूँ। सुनो, टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट हैं? 250। उनको बेटा क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लोब्यूल के अंदर कितनी बैठी है बेटा आपके पास? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3। तो ये बेटा क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 2 3 बैठी रहती हैं, ठीक है। जब मैंने फ्रिज को खोला कितनी सेल मिली? 2। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जब हम अंदर गए तो कितनी सेल मिली? 2। एक मेल जर्म सेल जो कि इमैच्योर है, एक सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या है? जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सर्टोली सेल के अंदर बेटा कौन बैठा है? मेल जर्म सेल, यानी सर्टोली सेल बेटा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। इतना समझ में आया? तो सुनो, मेल जर्म सेल को बेटा बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। बेटा स्पर्मेटोगोनिया इसकी मैच्योर फॉर्म का नाम है, याद रखना। मैच्योर स्पर्म को स्पर्म बोलेंगे। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि ये भी क्या है? 2n। तुम क्या करवाना चाहोगे? मियोसिस, ताकि क्या हो जाए तुम्हारा?
23 क्रोमोसोम आ जाए, राइट। तो मेल जर्म सेल के अंदर क्या होगी, मियोटिक डिवीजन, तो जाके क्या बनेगा, आपका स्पर्म बनेगा, ठीक है। सर्टोली सेल क्या देगी आपको, न्यूट्रिशन, आपको मतलब स्पर्म को, ठीक है। मेल जर्म सेल को वो क्या देगी, न्यूट्रिशन। अब बेटा इसके अलावा सुनो बेटा, जो तुम्हारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, जैसे कि ये कंपार्टमेंट है तुम्हारे, सुन लो, ये जैसे कि रूम थे, ये अलग, एक रो ये अलग, एक रो ये अलग, एक रो ये अलग। अब ये थोड़ी है इसका गेट भी इसके सामने, इसका गेट भी इसके सामने, बिल्कुल जगह ना छोड़ियो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो बेटा इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जितना भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो इधर उधर का एरिया बचा ना, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का एरिया बचा उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ है, ठीक है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ है, बीच का ये वाला एरिया बचा, इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल। दो सेल के बीच का स्पेस दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर आप बोल सकते हो लेडिक सेल। क्या बोलोगे, लेडिक सेल। बेटा ये जो सेल है ना, ये बेटा बहुत काम की चीज़ है। ये बेटा आपके अंदर कौन सा हार्मोन बनाएगी, एंड्रोजन, जिसकी वजह से बेटा स्पर्म बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो लेडिक सेल ही है जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज करती है और उसको बनाती भी है, नाम है एंड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारा स्पर्म बीमार नहीं पड़ सकता, बिल्कुल पड़ सकता है। तो तुम क्या चाहोगे, कुछ बेटा इम्यूनिटी के लिए वहाँ कुछ दवाई ववाई भी प्रेजेंट हो, राइट। तो यही था, दोबारा से सुन लो मैंने क्या कहा। हमारे पास टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और हर लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1, 2 या 3, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। अब इसके अंदर मैंने जाके देखा कितनी सेल प्रेजेंट है, 2, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल बेटा क्या बनाने वाली है आगे जाके, स्पर्म थ्रू द मियोसिस। सर्टोली सेल बेटा क्या बनाएगी, क्या देगी, न्यूट्रिशन, किसको, मेल को, मेल जर्म सेल को देगी, क्लियर। इसके अलावा मान लो ये एक तुम्हारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक ये, इसके बीच का स्पेस क्या है, इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल, जो कि क्या बनाएगा, एंड्रोजन बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ इम्यूनिटी के लिए भी सेल प्रेजेंट है, ताकि तुम्हारा स्पर्म बीमार ना पड़ जाए, खत्म, यही थी बात मेरी। अब इसके अलावा बेटा एक चीज़ सुनना, मैं आपको डायग्राम से ये चीज़ समझाना चाहूँगी एक्सेसरी डक्ट का। सुनो बेटा, हमारे पास पहले मैं डक्ट्स को मेंशन कर देती हूँ, देखो। फर्स्ट रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, 4 डक्ट होती है, इतना सुन लेना पहले। तो सुनो, सबसे पहले ये क्या है बेटा, आपका टेस्टिस, अंदर क्या बना है, स्पर्म, जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ठीक है। इसके पास में कौन सी वाली सबसे पहले डक्ट दिख रही है आपको, कौन सी वाली इसके पास में रहती है, रेटेटेस्टिस। तो बेटा सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बैठा था, स्पर्म बैठा था, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन कहाँ होगी, रेटेटेस्टिस के अंदर। फिर रेटेटेस्टिस देखो, ये देखो जाला सा बना लिया, रेटेटेस्टिस ने किसको स्पर्म पकड़ा दिया, वासा एफरेंशिया। अब ये वासा एफरेंशिया किसको दे देगी, एपिडिडाइमस। अब देखो एपिडिडाइमस एक रोल सा बना के आएगी, ऐसे एक लूप सा बनाएगी, और फिर ये बेटा लूप बना के किसको दे देगी, वास डेफरेंस को दे देगी। बेटा जो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें आप पढ़ोगे एक तरीके से वासेक्टोमी, जो कि सर्जिकल एक मेथड है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वास डेफरेंस, सॉरी नसबंदी। तो सुनो, वहाँ पे ना हम इस वास डेफरेंस को कट कर देते हैं, क्योंकि देखो तुम सोच के देखो, ये स्पर्म लास्ट की जो डक्ट है वो खुद वास डेफरेंस है। अगर हम इसको कट कर देंगे तो स्पर्म बाहर आ ही नहीं पाएगा और आगे जाके बेबी होंगे ही नहीं, ठीक है। तो सुनो, कितने डक्ट हो गए हमारे पास, 4। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ ओपन हुई, रेटेटेस्टिस के अंदर। रेटेटेस्टिस ने किसको दे दिया, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया ने किसको दे दिया, एपिडिडाइमस। बेटा रोल करके आई, किसके पास गई, वास डेफरेंस के पास। अब सुनो, ये बेटा वास डेफरेंस से आगे बेटा एक हमारे पास डक्ट, एक ग्लैंड आएगी, सेमिनल वेसिकल, इनको आगे बताऊंगी, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। बट अभी मेन याद करो सेमिनल वेसिकल को, ठीक है। तो जितनी भी जो स्पर्म आया ना, ये सेमिनल वेसिकल, थोड़ा आगे बता देती हूँ, थोड़ा हिंट दूँ। सेमिनल वेसिकल कुछ नहीं, इसमें मान मसाले ऐड करने वाली है, कुछ ना कुछ कैल्शियम, फ्रक्टोज वगैरह ऐड करेगी। अब ये यहाँ पे स्पर्म आ गया तुम्हारा ऐड होके, फिर ये बेटा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ख़त्म। ये तुम्हारा ये होता है एक्सेसरी डक्ट का काम, ठीक है। तो ये वाला बेटा हमारा पोर्शन था। अब सुनो, समझा देती हूँ।
सबसे पहले हमारे पास क्या आई थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ पे ओपन हुई, रेडिटेस्टिस। रेडिटेस्टिस से बेटा कहाँ गई, वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया ने बेटा किसको पकड़ा दिया, स्पर्म सारा, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से किससे क्या, वास डेफरेंस। ये सबसे लास्ट की डक्ट है। ओके, कैसे गई, लूप बनाई बेटा इसने यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, फिर सेमिनल वेसिकल बीच में मिली, उसने क्या ऐड करा, आगे पता चलेगा, सामान ऐड किया। फिर ये कहाँ ओपन हो गई, यूरेथ्रा में। ठीक है, एज इजैकुलेटेड डक्ट। बेटा इजैकुलेटेड डक्ट सुन लो क्या होता है, जो सेमिनल वेसिकल है ना, इसके पास ये सारा स्पर्म आया था ना सारे डक्ट्स के थ्रू, तो ये उसको बेटा स्टोर भी करती है, और जब बेटा ज़रूरत होगी ना तो ये रिलीज़ भी करवा देगी। तो इजैकुलेट मतलब कुछ ना कुछ निकलना। ठीक है, तो हमारी बेटा ये चार, ये सेमिनल ट्यूब्यूल से खुला रेडिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, फिर वास डेफरेंस जिसने लूप बना के कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर पे। फिर एक तुम्हारे पास सेमिनल वेसिकल आएगा, वो उसको बेटा क्या करेगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगी, फिर बेटा ओपन हो जाएगा यूरेथ्रा में, जब बेटा ज़रूरत होगी हमें स्पर्म बाहर निकालने की इजैकुलेटर रख। तो सुनो, इजैकुलेटर कौन है, सेमिनल वेसिकल। स्टोर भी करती है, ट्रांसपोर्ट भी करती है स्पर्म का। ठीक है, तो हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको ट्रांसपोर्ट आगे करवा देंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम टेस्टिस कहाँ जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा, फिर बेटा बाहर पेनिस के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग, फिर यूरेथ्रल मीटस। दिखा देती हूँ एक बार आपको, ये देखो, ये तुम्हारी यहाँ तक आ गया वास डेफरेंस तक। ठीक है, फिर ये देखो तुम्हारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया यूरिनरी ब्लैडर में। फिर इसके बाद ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। फिर ये सेमिनल वेसिकल आगे देखो, ये यूरेथ्रा पोर्शन आ गया, ये कहाँ पे ओपन है, यूरेथ्रा में। फिर बाहर जाएगी ये तुम्हारा ये वाला कौन सा पोर्शन है, पेनिस, तो बाहर जाएगी यूरेथ्रल मीटस। बेटा यूरेथ्रल मीटस लास्ट पोर्शन होता है, उसी को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो सुनो, नेक्स्ट पोर्शन है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है बेटा जी, सुन लो। हमारे पास जो बेटा जो बाहर की चीज़ है ना, वो हमें कैसी कोई चीज़ दिख रही है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बेटा बाहर हमें क्या दिख रहा है, पेनिस ही दिख रहा है। ठीक है, तो सुनो बेटा, पेनिस तुम्हारा एक तरीके से स्पेशल टिश्यू है, क्योंकि देखो तुम्हें एक सिंपल सी एक चीज़ समझा दूँ। जैसे फीमेल मैंने यहाँ पे बनाया था, फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट, यहाँ पे तो ओम तो आने वाला नहीं है बाहर, कौन आएगा, स्पर्म ही आएगा। अब स्पर्म को कौन लेके आएगा, पेनिस। तो तुम खुद बताओ, जो कोई चीज़ सीधी होगी वो आराम से इंसेमिनेट कर पाएगी ना। तो बेटा हमारे पास पेनिस को स्ट्रेट बनाते हैं हम, एक तरीके से इरेक्टाइल। इरेक्टाइल मतलब सीधा, ठीक है, इरेक्टाइल मतलब सीधा, एक तरीके से जो चीज़ खड़ी रह सकती है। तो हम ऐसी चीज़ को हम डलवाना चाहेंगे ना, एक तरीके से जो आराम से अंदर जा सके, इंसर्ट हो सके। तो बेटा इसी तरीके से जो हमारा जो पेनिस है, उसके अंदर अलग तरीके के टिश्यू डाले गए हैं स्पेशल, जो कि उसको क्या बनाते हैं, इरेक्टाइल बनाते हैं, ताकि क्या हो सके, आराम से इंसेमिनेशन आपका हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर पेनिस ही अगर बेटा उसके अंदर अगर टिश्यू सही से नहीं है तो अच्छे से इंसेमिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, जो पेनिस का जो लास्ट का जो बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है ना नीचे का, ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे, ग्लैंस पेनिस। इसके ऊपर बेटा एक हल्की सी एक बेटा स्किन होती है, जिसको बोलते हैं फॉर स्किन। नॉर्मल सी बात है, ये पेनिस है, इसके ऊपर एक स्किन चल रही है हल्की सी, इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, फॉर स्किन। क्लियर हुआ, इतना सही पोर्शन है। ठीक है, तो इसके अलावा सुनो, अब आती है बेटा लास्ट है हमारा एसेसरी ग्लैंड। ये एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, हमारे पास 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी। पहले सुन लो बेटा, हमारे पास ये तीनों की तीनों ग्लैंड्स मिलके कुछ ना कुछ सीक्रेशन करती हैं, जिसके अंदर होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम, पेनिस एंजाइम वगैरह, सॉरी पेनिस नहीं, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम। क्यों करते हैं, ताकि स्पर्म के अंदर बेटा हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन करवा सकें। देखो अगर स्पर्म तुम्हारा मान लो शहद की तरह आ रहा है तो काफ़ी देर लगेगी ना उसको बाहर आने में, बट उसके अंदर अगर हम कुछ ऐड ऑन करवा देते हैं तो लाइक वाटरी वो बन जाए, तो आराम से वो मूव कर सकेगा। तो वो कौन कर रहा है, एसेसरी ग्लैंड्स बेटा हेल्प करवा रही है। ठीक है, तो याद रखो, एक तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, ये तीनों के तीनों ग्लैंड बनके क्या बनाएंगी, सेमिनल प्लाज्मा। अब बेटा तुम बोलोगे मैम सेमिनल प्लाज्मा ही क्यों बोला, क्योंकि याद है तुम्हें भी सेमिनल वेसिकल जो थी ना, वो स्टोर भी कर रही थी और उसको ट्रांसपोर्ट भी करवा रही थी, तो इसलिए बेटा सेमिनल प्लाज्मा नाम दिया गया इन तीनों के ग्लैंड्स के जो भी सीक्रेशन हुआ है। इसके अलावा जो बेटा बल्बोयूरेथ्रल है, उसका बेटा एक मेजर फंक्शन अलग भी दिया है। ये बेटा हमारे जो पेनिस है ना, उसको बेटा हमेशा लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट मतलब वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती, लाइक थोड़ा थोड़ा स्टिकी स्टिकी होता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन हो रहा होता है पेनिस का। ठीक है,
ये वाला 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ जो हमारे जो ग्लैंड्स है ना, 1 सेकेंड। देखो हमारे पास सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल। डिफरेंस समझ लो। सेमिनल वेसिकल कितनी है तुम्हारे पास, एक ये कितनी हो गई, 2, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास जो ये है, ये वाली, ये साइड की है ना, पंख की तरह जो हार्ट शेप्ड, ये क्या है तुम्हारे पास, प्रोस्टेट ग्लैंड। और बल्बो यूरिथ्रल, देखो 2 बल्ब दिख रहे होंगे, ये रहा एक बल्ब, ये रहा एक बल्ब, ये कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो याद रखना हमारे पास बेटा ये सारी की सारी ग्लैंड कैसी हैं, पेयर में होती हैं, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद हमारे पास आता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेटा जैसे मेल का प्रेजेंट था पेल्विक रीजन में, हमारा भी कहाँ होगा, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा फीमेल का, ठीक है। इसके अलावा बेटा जैसे वहाँ पे तुम्हारे पास टेस्टिस थे, एसेसरी ग्लैंड थी, डक्ट थे, ये सब थे, इसी तरीके से हमारे पास भी क्या क्या हो सकते हैं, ओवरी। जैसे वहाँ पे 2 टेस्टिस थे, यहाँ पे कितनी ओवरी होंगी, 2 ओवरी होंगी, ठीक है। अब बेटा ओवरी में से क्या बनते हैं, ओवम। अब ये ओवम को भी तो कोई ना लाने के लिए चाहिए ना, जैसे वहाँ पे क्या था, एसेसरी ग्लैंड, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ओविडक्ट। ये ओविडक्ट क्या करेगा, ओवम को बाहर लेके आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होगा, यूट्रस। यूट्रस क्या होता है बेटा, जहाँ पे बेटा बेबी 9 मंथ्स के लिए रहेगा। वजाइना, जो वजाइना के थ्रू क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। और एक्सटर्नल जेनिटलिया तो बेटा हर जगह होता ही है कि हमें बाहर से कोई चीज़ कैसी दिखाई दे रही। तो सुनो, मान लो तुम्हारा ये फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे ओवरी है इधर, ये रही, ठीक है। अब ये सुनो, ये ओवरी, एक ये, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हो रखी है। इसके अलावा ये क्या है बेटा, ओविडक्ट। देखो ओवरी से क्या बना, यहाँ पे क्या निकलेगा, ओवम। कौन कलेक्ट करेगा, ओविडक्ट, ठीक है। यूट्रस, ये क्या है, यहाँ पे 9 मंथ्स के लिए बेबी रहेगा, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन, दैट इज ये वाला पोर्शन है वजाइना, ठीक है। वजाइना के अंदर क्या आता है बेटा, थोड़ा सा पोर्शन सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद तो बेटा तुम्हें पता ही क्या आएगा, यूट्रस आएगा। तो हमारे पास बेटा ये चीज़ें होती हैं, आगे समझोगे और अच्छे से। तो ओवरीज हो गए हमारे पास, तुम्हारे पास क्या होगी, और ओविडक्ट हो गई, यूट्रस हो गया, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसके अलावा बेटा फीमेल्स के अंदर मैमरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रेस्ट। क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट, जो कि पेयर में होती हैं, आगे पढ़ोगे इसके बारे में बेटा। मैमरी ग्लैंड्स भी एक तरीके से फीमेल को कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है, ताकि हम ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में बेटा हम हेल्प कर सकें। नॉर्मल सी बात है बेटा, मैमरी ग्लैंड से क्या निकलता है तुम्हारे पास, मैमरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, मिल्क निकलता है। तो बेटा उससे क्या होगा, बच्चे की आगे केयर हो पाएगी। तो बेटा ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में, चाइल्ड केयर में हेल्प कर रही है। थोड़ा समझा दूँ, ओव्यूलेशन कौन करवा रहा है, ओवरीज। कैसे, अगर ओवरीज में से अगर ओवम निकला ही नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवम आएगा और स्पर्म आएगा, ठीक है। तीसरा बेटा प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के लिए कहाँ पे होगी, कंप्लीट यूट्रस में होगी। बर्थ बेटा, बर्थ आगे समझोगे, वजाइना के थ्रू बेटा, बाहर बर्थ होगा वजाइना और सर्विक्स के थ्रू। चाइल्ड केयर बेटा कौन करवाएगा, मैमरी ग्लैंड्स करवाएंगी, ठीक है। सुनो अब समझा दूँ बेटा, देखो सबसे पहला पोर्शन वजाइना, ये वाला पोर्शन जो ये वजाइना, फिर ये हल्का सा जो पतला सा एरिया आएगा, नैरो रीजन, दैट इज योर सर्विक्स। सर्विक्स की एक कैनाल, एक ट्यूब होती है सर्वाइकल कैनाल, आगे पढ़ोगे। जो सर्विक्स और जो वजाइना है ना, इसी के थ्रू बेटा बेबी बाहर आ पाएगा। क्योंकि तुम खुद हो जाओ, यहाँ तक तो बेटा बेबी 9 मंथ्स के लिए रहेगा, तो यहाँ तक तो उसका घर हुआ ना, बाकी उसका बाहर का एरिया है। तो सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बेटा बेबी बाहर आएगा, इसको आगे पढ़ोगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, ये क्या है, यूट्रस। फिर मैंने बोला यहाँ पे कितनी ओवरी हैं, 2, एक यहाँ, ठीक है। ये बेटा ऐसी हवा में नहीं लटकी हुई, पीछे यहाँ से पेल्विक की वॉल से भी चिपकी हुई है, लिगामेंट्स के थ्रू, आगे पढ़ोगे। ये क्या है बेटा जी, एंड तुम्हारे पास ओविडक्ट, यहाँ से ओवम आएगा, ये इसको कलेक्ट करेगा, फिर ये यहाँ आएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा अभी तुम समझ लो। अब सुनो, हमारे पास सबसे पहले आती हैं ओवरीज। अब ये ओवरी क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है बेटा, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। इसके अलावा कुछ स्टेरॉयड हार्मोन भी बनते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं ओवरियन हार्मोन। आगे पढ़ोगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी निकलते हैं, तो वो कौन से हैं, ओवरियन हार्मोन। कहाँ पे होती है बेटा ओवरी, अभी मैंने आपको दिखाई, लोअर एब्डोमेन के नीचे साइड में होगी, एक लोअर एब्डोमेन, एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, ठीक है।
अब सुनो बेटा, लेंथ कितनी होती है इसकी? होती है दो, बस दो, 2 2 जा 4, 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 का टेबल याद रखना, ठीक है। कैसे कनेक्ट है बेटा? अभी मैंने बोला पीछे पेल्विक की वॉल से, और पेल्विक की वॉल से और यूट्रस से अटैच है, ठीक है, थ्रू द लिगामेंट्स। अब सुनो बेटा, जो तुम्हारी ओवरी है ना, ओवरी के अंदर का पार्ट होता है स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। इसके बाहर एक लेयर होती है, लेयर को क्या बोलेंगे? एपिथीलियम। पतली है तो बोलेंगे थिन एपिथीलियम। ओके, अब बेटा अंदर क्या भरा हुआ है? स्ट्रोमा। बाहर क्या है? एपिथीलियम, ठीक है। ये स्ट्रोमा बेटा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है कॉर्टेक्स, एक है मेड्यूला। बेटा कॉर्टेक्स का रीजन होता है बाहर वाला रीजन, यानी ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स, बाहर का रीजन। मेड्यूला, मेड्यूला मेरी बात हो रही है, मैं कहाँ रहती हूँ? अंदर रहती हूँ भैया, घर में रहती हूँ, बाहर थोड़े ना रहेंगे। तो मेड्यूला कहाँ है? अंदर। कॉर्टेक्स कहाँ है? बाहर। जितना भी जो बाहर का एरिया होगा दैट इज कॉर्टेक्स। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स। और अंदर वाला क्या है? मैं तो भाई अंदर रहती हूँ, मेड्यूला। क्लियर? अब सुनो, हमारे पास कुछ फीमेल के एसेसरी डक्ट हैं, जैसे वहाँ पे थी मेल की एसेसरी डक्ट थी, ठीक है। यहाँ पे भी होंगे बेटा ओविडक्ट। देखो ओविडक्ट को एसेसरी डक्ट क्यों बोला? अगर बेटा हमारी ओविडक्ट अगर ओवम को उठाए ना, लेके ना आए, तो क्या ओवम बाहर आ पाएगा? नहीं। जैसे वहाँ पे कौन लेके आ रहा था तुम्हारे पास मेल के अंदर? रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशियाई, सारी डक्ट लेके आ रही थी। इसी तरह से बेटा हमारे पास क्या है? ओविडक्ट, ठीक है। फिर क्या बेटा? यूट्रस। अब मानो अगर किसी फीमेल के अंदर अगर यूट्रस ही ना हो तो क्या बेटा बेबी वहाँ पे रह पाएगा? प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, है ना। लास्ट वजाइना। अगर बेटा वजाइना ना हो तो क्या इंसेमिनेशन हो पाएगा? नहीं। क्या बेबी वगैरह बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सुनो, ओविडक्ट बेटा हमारे पास, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगी। पहले ओविडक्ट क्या होगा, किस तरीके समझोगे? सुनो, ओविडक्ट को बेटा ये 3 पार्ट है, ये रे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी समझोगे तो बेटा ये देखो, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं ओविडक्ट को, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोल सकते हैं। तो सुनो बेटा, सबसे पहले ओवरी हमारी यहाँ है, यहाँ पे हमारे ओविडक्ट का पहला पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम। तो सुनो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो बेटा ओवम को कौन कलेक्ट करेगा? इनफंडिबुलम। किसके थ्रू? फिम्ब्रे के थ्रू, ठीक है। अब जैसे बेटा ओवम यहाँ तक आया, वो बेटा एक खुले से रीजन में जाएगा। ये वाला रीजन क्या है? एम्प्यूला, क्योंकि एम्प्यूला हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है? बीच का पोर्शन। अब ये एम्प्यूला सारा कहाँ पहुँचा देगा ओवम को? इस्थमस के पास में, ठीक है। इस्थमस बेटा हमारा क्या है? फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पोर्शन। अब देखो तुम खुद सोच रहे होंगे, इस्थमस तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब को और तुम्हारे यूट्रस के बीच में क्या है? एक जंक्शन, एक रुकावट, एक रास्ता, स्टेशन की तरह। यहाँ पे भी और इसको ये आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो बेटा बस फेलोपियन ट्यूब का ही फंक्शन है ओवम को कलेक्ट करना। किसने किया सबसे पहले? इनफंडिबुलम ने। कैसे किया? फिम्ब्रे के थ्रू। फिर किसके पास गया? एम्प्यूला। एम्प्यूला ने किसको दिया? इस्थमस। खत्म। अब तुम्हारा जो ये है, ये बेटा यहाँ पे तुम्हारा ओवम आ गया, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब मैं तुम्हें आगे बताने वाली यूट्रस के बारे में, थोड़ा अभी यहीं पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ये, ठीक है। यूट्रस के बारे, चलो वैसे बता देती हूँ। देखो ओविडक्ट कितनी होती है बेटा? 10 से 12 सेंटीमीटर की बेटा लॉन्ग होती है ये। कहाँ से? एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। इनफंडिबुलम बेटा सबसे ओवरी के पास का हिस्सा होता है, अभी दिखा, फनल शेप्ड होगा, राइट जी। कैसी बेटा? इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, जिसे क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। क्या करेगा बेटा? ओवम को बेटा कलेक्ट करवा देगा ताकि हमारा क्या हो सके? ओवम बाहर आ सके, ठीक है। और अब बेटा नेक्स्ट किसके पास जाएगा? एम्प्यूला। एम्प्यूला बेटा यानी इनफंडिबुलम किस में खुला? वाइडर पार्ट में, क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। अब ये वाला जो ओवम है वो किसके पास जाएगा? इस्थमस। इस्थमस क्या है? लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, जो कि नैरो, पतला सा है बेटा। ये क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है यूट्रस को। फिनिश। क्लियर? ओके। अब सुनो यूट्रस। बेटा यूट्रस क्या होता है तुम्हारे पास? बेटा एक ही यूट्रस होता है, जैसे ओवरी 2 हैं, यूट्रस एक होगा, ऐसे होगा। चलो ये वाली शेप हटा देते हैं। बब्बू गोसे की तरह अगर किसी ने खाया हो तो बब्बू गोसा कुछ इस तरीके का होता है, पियर शेप्ड, ठीक है। तो सुनो शेप कैसे होगी? उल्टे पियर शेप्ड की तरह होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉम्ब। कोक, जैसे मम्मियाँ कहती हैं ना, मैं 9 महीने के लिए कोक में रखा है, तो बेटा ये वही यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस कैसा होगा? सिंगल होगा। और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? वॉम्ब। कैसी शेप है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ठीक है बेटा। जैसे वहाँ पे ओवरी तुम्हारी लटकी हुई थी लिगामेंट्स के थ्रू, पेल्विक वॉल के थ्रू, इसी तरीके से बेटा हमारी यूट्रस भी लिगामेंट्स के थ्रू बेटा अटैच है पेल्विक वॉल के
थ्रू, राइट। ओपन कहाँ होगा बेटा? यूट्रस। देखो ये तुम्हारे यहाँ पे ये था, ये था, फिर यहाँ पे ये ऐसे हो गया, देखो ये यूट्रस का पोर्शन, फिर ये कहाँ पे ओपन होगा? सर्विक्स में, फिर ये वजाइना में, तो खत्म। तो पहले सर्विक्स में ओपन होगा, फिर वजाइना में, तो ये तो पोर्शन यहीं पे मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। तो सुनो, हमारे पास सिंगल है जिसको हम वॉम्ब बोलते हैं, इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, किससे सपोर्टेड है, किससे सपोर्ट मिल रही है? लिगामेंट्स के थ्रू। अटैच किससे है? पेल्विक वॉल के थ्रू। यूट्रस पहले कहाँ ओपन होगा? सर्विक्स, फिर कहाँ जाएगा? वजाइना से बाहर, ठीक है, वजाइना से ओपन होगा। अब सुनो, हमारे पास मैंने अभी आपको बताया वजाइना प्लस तुम्हारी हो गई सर्विक्स, तो ये दोनों बेटा क्या है? बर्थ कैनाल बनाती हैं। इसी के थ्रू बेटा बेबी का बर्थ हो पाता है, क्योंकि देखो ऊपर तो क्या था तुम्हारा? यूट्रस एक तरीके से ये वाला जो पोर्शन था ना, एक सेकेंड, क्या अच्छी ड्राइंग है मेरी, ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पे तो बेटा बेबी रह रहा था ना ऑलरेडी, ये वाला पोर्शन, ये वजाइना, ये सर्विक्स, तो यही दोनों पोर्शन तो हुए ना जहाँ से बेटा बेबी बाहर आ पाएगा, बाकी तो सारा बच्चे का एरिया है। तो बेटा इन दोनों पोर्शन को मिला के हम कहते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। अब सुनो बेटा, यूट्रस के हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। पेरीमेट्रियम बाहर, पेरी मतलब बाहर की लेयर, मायो मतलब मिडिल बीच की लेयर, एंडो अंदर, एंडो मतलब अंदर की लेयर। बेटा तीनों की तीनों लेयर आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार कैसी होती है, सुनो। इन्वर्टेड पियर शेप्ड आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये कहाँ ओपन होगा? पहले सर्विक्स में ओपन होगा, फिर कहाँ होगा? वजाइना में। इतना मैं आपको बता चुकी। कितनी लेयर हैं? 3। सबसे अंदर की एंडो, बीच की मायो, बाहर की पेरीमेट्रियम। दोबारा देख लो, पेरी बाहर की, मायो अंदर की, एंडो सबसे अंदर की लेयर। अब देखो तुम्हें रेड पोर्शन दिख रहा होगा, तो इसी को पहले याद कर लो बेटा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना फीमेल्स के अंदर, यानी जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना वही टूटती है। आप समझा दूँ हल्का फुल्का क्यों टूटती है? क्योंकि जो ओवम बाहर निकला था ना, ये रहा बेटा, अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कोई भी स्पर्म अंदर नहीं आया, तो ये ओवम तो वेस्ट हो गया ना, तो ये ओवम भी बाहर आता है। इसके अलावा हमारे यूट्रस तो बेटा सोच के बैठा था कि मैं क्या दूंगा, बच्चे को घर दूंगा, बट जब बेटा बच्चा ही नहीं बना तो हम इस लेयर का करेंगे क्या? तो ये लेयर भी बाहर आ जाती है उसके साथ, ठीक है। एंडोमेट्रियम का फंक्शन याद रखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्रेक डाउन होती है। मायोमेट्रियम बेटा बीच की लेयर है। ये बेटा जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन यानी कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो ही बेटा हो पाता है तुम्हारी बच्चे की डिलीवरी हो पाएगी। पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर है, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से कितनी लेयर हो गई यूट्रस की? 3 लेयर हमारे पास हो गई। तो सुनो, पेरी एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस, मायो बीच की लेयर स्मूथ मसल्स की बनी, क्या करती है? बहुत कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर जो कि यूट्रस की एक लाइनिंग बना रही है बाहर से, अंदर से, ये बेटा क्या करती है? साइक्लिक चेंजेस आते हैं इसके अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर। इसके अलावा बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बेटा ये नॉर्मल सी चीज़, जैसे मेल के अंदर था एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस था, उसके बारे में बताया कि वो एक्सटर्नल इरेक्टाइल टिश्यू से बना है। इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। तो सुनो बेटा, हमारे पास सबसे पहले सुनो, ये वाला जो बाहर का जो पोर्शन होता है ना जो हमें दिखेगा, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। बेटा प्यूबिस का नाम आ रहा है, यानी प्यूबर्टी यानी हेयर की यहाँ पे ग्रोथ होगी। ये कैसा होगा? फैटी ये वाला एरिया होगा, फैटी टिश्यू होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले इसके बाद हमारे पास बेटा बाहर की लेयर आती है मेजोरा यानी ज़्यादा, यानी मेजर बड़ी वाली बेटा लेबिया मेजोरा की लेयर है। तो फर्स्ट क्या है? लेबिया मेजोरा। कितने लिप्स है बेटा? लिप्स मतलब बाहर के जो 2 फ्लैप्स हो गए, तो एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। ये क्या है बेटा? लेबिया मेजोरा। अब बेटा अगर मेजोरा आई है तो माइनोरा भी आएगी। तो बेटा जो रेड जो पोर्शन दिख रहा है ना अंदर का, ये होगी लेबिया माइनोरा, ठीक है। अगर बड़ी वाली बेटा प्रेजेंटल लेयर तो छोटी वाली भी होगी। तो बाहर वाली लेबिया मेजोरा, अंदर वाली लेबिया माइनोरा, क्लियर। नोरा फतेही वो नहीं, लेबिया माइनोरा, ठीक है। सुनो, इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या होता है? ऊपर देखो एक हल्का सा फिंगर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा कितना? क्लीटोरिस। क्या बोलेंगे? क्लीटोरिस, खत्म। इसके अलावा बेटा हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये होती है वजाइना, ठीक है। इसके ऊपर यूरेथ्रा, जहाँ से बेटा यूरिन पास आउट होगा।
ये क्या है, वजाइना। अब सुनो एक कहानी, ये जो वजाइना है इसके ऊपर बेटा एक कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलेंगे, हाइमन बोलेंगे बेटा। क्या हो रहा है, ये हाइमन बोलेंगे। ये हाइमन बेटा वही लेयर है जो कि फर्स्ट इंटरकोर्स पे बेटा ब्रेक डाउन होती है। तो कई लोग ये समझते हैं कि अगर एक तरीके से ब्रेक डाउन हो गई है पहले से ही, यानी फीमेल का कुछ ना कुछ कैरेक्टर ठीक नहीं है, बट ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, साइंस भी सब चीज़ मानती है। हो सकता है बेटा फीमेल का कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन हो किसी स्पोर्ट्स में, या फिर कोई इंजरी हुई हो उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कई सारे केसेस हो सकते हैं। तो सुनो, हमारे पास क्या थी, पहले क्या था, लेबिया मेजोरा के 2 फ्लैप्स थे बाहर, फिर अंदर एक छोटी सी एक बहन प्रेजेंट थी, लेबिया माइनोरा। ऊपर एक पोर्शन था क्लिटोरिस, यहाँ पे वजाइना, इससे ऊपर क्या था, यूरिथ्रा का जो पोर्शन था, ये मैं देख लेना, ठीक है। इस वजाइना के ऊपर क्या थी, हाइमन की लेयर, ये मैंने आपको समझा दिया। और बाहर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पे क्या होंगी, हेयर की जो यहाँ पे ग्रोथ वगैरह होगी, ठीक है। ये था। तो अब सुनो, मॉन्स प्यूबिस बेटा हमारा फैटी टिश्यू से कवर होता है, जिसके ऊपर बेटा स्किन है, और क्या है तुम्हारे पास, प्यूबिक हेयर तुम्हारे वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेबिया मेजोरा बेटा जो कि बाहर के जो क्या थे, 2 फ्लैप्स थे, इस तरीके से फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, कितने, 2। ये बेटा कहाँ से आ रहे होते हैं, मॉन्स प्यूबिस से, इस तरीके से, ये देखो यही तो है मॉन्स प्यूबिस, तो बाहर का एरिया ये रहा। तो कहाँ से एक्सटेंड हुए, मॉन्स प्यूबिस से, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, वजाइनल की ओपनिंग को बेटा क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा लेबिया माइनोरा क्या है, टिश्यू, 2 टिश्यू के फोल्ड है बेटा, जैसे छोटी वाली जो लेबिया माइनोरा गेरी अंदर की लेयर, ठीक है। लेबिया मेजोरा के अंदर हाइमन क्या है बेटा, वजाइना के ऊपर बेटा एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है। तो जो अब वजाइना की जो ओपनिंग है ना उसके ऊपर एक पार्शियली मेम्ब्रेन होती है। देखो पार्शियली है, सोच लो, यानी पार्शियली कोई चीज़ बेटा टूट भी सकती है, और मेम्ब्रेन कैसे, काफ़ी बेटा लाइट होती है, मतलब टफ लेयर नहीं है, तो वो काफ़ी लाइट है, पार्शियली मेम्ब्रेन है। ये बेटा ब्रेकडाउन कब होती है, माना जाता है फर्स्ट इंटरकोर्स पे, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है बेटा सडन फॉल, अचानक से बेटा कोई गिर गया हो, है ना, कोई ना कोई जॉल्ट इंसर्शन, लाइक जस्ट पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो काफ़ी सारी फीमेल्स क्या करते हैं, टेम्पॉन्स को यूज़ करते हैं वजाइना के अंदर। अब सोच लो, अगर वजाइना के अंदर अगर हम टेम्पॉन डाल रहे तो हो सकता है वो हाइमन की जो लेयर है वो टूट गई हो, ठीक है। हो सकता है बेटा फीमेल क्या पार्टिसिपेट ज़्यादा करती हो स्पोर्ट्स के अंदर, तो बेटा ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो कह सके, ठीक है। तो ये बताता नहीं कि लड़की वर्जिन है या फिर नहीं है, राइट। इससे आगे सुनो बेटा, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस यानी फिंगर की तरह बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लेबिया मेजोरा के ऊपर, यानी यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। ये वाला पूरा पोर्शन क्या, मॉन्स प्यूबिस क्या प्रेजेंट है, फैटी टिश्यू, और तुम्हारे पास प्यूबिक हेयर, ठीक है। फिर बेटा नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 फ्लैप्स, कहाँ से आ रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बेटा बड़े वाली लेयर है, ठीक है। अंदर बेटा घुसेंगे, क्या है, लेबिया माइनोरा, ये कौन से बेटा, छोटे वाले, ठीक है, छोटी वाली लेयर है। फिर ऊपर यहाँ पे क्या दिखेगा, यूरिथ्रा, यहाँ पे क्या है, वजाइना, वजाइना के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, हाइमन, खत्म, ठीक है। ये हमारा बेटा पोर्शन था। इसके बाद सुनो, मेमरी ग्लैंड्स बेटा, अभी मैंने बोला मेमरी ग्लैंड्स बेटा मेजर फंक्शन रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसी के अंदर बेटा क्या बनता है, मिल्क बनता है। तो सुनो, ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल्स की, हम सब जानते हैं। ब्रेस्ट बेटा पेयर में होते हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, किसी के अंदर कम भी हो सकता है, किसी के अंदर ज़्यादा भी हो सकता है। अब सुनो बेटा, ये काम कैसे होगा बेटा, मानो तुम्हारे पास ना, अब मैंने बता दिया टिश्यू किससे बने, ग्लैंडुलर टिश्यू है। ये बेटा कई बार डिवाइड होते हैं, और बेटा हमारे पास ना लोब्स बना लेते हैं। जैसे वहाँ पे क्या थे, तुम्हारे पास 250 कंपार्टमेंट थे, 250 लोब्स थे, उनको हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो बेटा वहाँ पे मैं टेस्टिस की बात कर रही थी, यहाँ पे मैं ग्लैंड्स की बात कर रही हूँ। कई बार डिवाइड कितने बना लिए ना, और 15 से 20 क्या बना लिए, मेमरी लोब्स बना लिए। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, वो क्या करेगा, डिवाइड, क्या बनाएगा, मेमरी लोब्स। इसके अंदर बेटा क्या बैठी है, एल्वियोली। अब ये वो एल्वियोली नहीं है जो बेटा लंग्स के केस में होती है, ठीक है। ये वो एल्वियोली बेटा जो कि स्टोर भी करवाएगी, और बेटा जब मिल्क की ज़रूरत होगी तो उसको हम सीक्रेट भी करवा देते हैं, ठीक है।
अब सुनो, ये बेटा ये 250 ये थे ना तुम्हारे यहाँ पे, सॉरी 250 नहीं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स। अब बेटा मान लो इनके अंदर बेटा क्या बने हैं, तुम्हारे हर लोब के अंदर बेटा मिल्क बना है। अब बेटा हम इसको बाहर भी तो निकालेंगे ना, बिल्कुल। तो बेटा इनको हम निकालेंगे ट्यूब के जरिए। अब मैं बात करूँ मेमोरी की, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स के थ्रू बेटा हम इन सब चीज़ों को बाहर निकालेंगे मिल्क को, ठीक है। अब ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, देखो इतनी सारी यहाँ पे भी निकली, यहाँ पे भी। तो बेटा अब ये मेमोरी ट्यूब तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ हो गई। अब तुम क्या चाहोगे, ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ये वाली, ये सारी की सारी बेटा कैसे ओपन हो जाए, एक बड़ी सी डक्ट में ओपन हो जाए। देखो ये 1 2 3 इतनी सारी जो मेमोरी ट्यूब्यूल थी वो सारी की सारी कॉमन मेमोरी डक्ट के अंदर ओपन हो गई, ठीक है। अब बेटा मेमोरी डक्ट तुम्हारा कहाँ ओपन होगा, एक खुले से रीजन में, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। अब बेटा इस मेमोरी एम्पुला के थ्रू बेटा लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टी मतलब बेटा मिल्क का एक तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करानी, लैक्टिफेरस डक्ट इसको कहते हैं। तो यहीं से बेटा मिल्क को सक करेंगे। तो दोबारा देखो एक बार डायग्राम समझाती हूँ। बेटा हमारे पास यहाँ काफ़ी सारा क्या भरा हुआ, फैट, तुमने देख लिया, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले बेटा क्या आते हैं, मेमोरी के लोब्स आते हैं, ठीक है। क्या आएंगे बेटा, सबसे पहले देखो ये जो हमारे यहाँ पे बैठे हैं ना, ये ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइड करेगा। सबसे पहले क्या आएगी, मेमोरी लोब, ठीक है। अब ये मेमोरी लोब के अंदर बेटा कितनी मेमोरी लोब थे, 15 से 20। इनके अंदर कौन बैठा है, एल्वियोली। एल्वियोली क्या करेगी, स्टोर भी करेगी और उसको सीक्रेट भी करेगी, ठीक है। फिर बेटा सारा मिल्क कहाँ जाएगा, छोटी छोटी डक्ट्स के थ्रू मेमोरी डक्ट के अंदर, फिर ट्यूब्स, उसके बाद आई मेमोरी ट्यूब। फिर मेमोरी ट्यूब एक कॉमन डक्ट में खुलेगी, मेमोरी डक्ट जाएगी खुले से रीजन में जिसको बोलेंगे एम्पुला, और एम्पुला बेटा लास्ट पोर्शन दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। इसी के थ्रू बेटा मिल्क तुम्हारा बाहर आएगा, ठीक है। देखो ये मेमोरी लोब हो गया, ये यहाँ पे तुम्हारा एल्वियोली यहाँ प्रेजेंट है, दिख रही है येलो येलो वाली। अब ये क्या होंगे, कॉमन डक्ट में यहाँ पे खुलेंगे आके। ये वाला पोर्शन क्या है, देखो एम्पुला रीजन है, ये बाहर का रीजन क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। क्लियर हुआ बेटा। तो ये हमारे यहाँ तक पोर्शन था, ठीक है। अगर आपको बेटा पसंद आया यहाँ तक तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, सुनो। जहाँ पर भी जेनेसिस का वर्ड आ जाए समझ जाओ मैं फॉर्मेशन की बात करने वाली हूँ। किसकी फॉर्मेशन, नाम जुड़ा है गैमीट, यानी हम गैमीट की ही फॉर्मेशन करवाएंगे। यही तो है, हम क्या करवाएंगे बेटा, गैमीट्स के हम लोग फॉर्मेशन करवाएंगे। तो सुनो, मेल के अंदर बेटा कौन बैठा है, टेस्टिस। वो क्या रिलीज करेगा, गैमीट। गैमीट कौन है, स्पर्म। तो बेटा जब स्पर्म को बनवाएंगे तो बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं बेटा फीमेल्स की बात करूँ, फीमेल्स के अंदर कौन बैठा है, ओवरी। ओवरी क्या रिलीज करेंगी, ओवम। अब ओवम बन गया तो हम बोलेंगे इसको जेनेसिस। तो याद रखो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, एक तरीके से मेल के अंदर स्पर्म बनवाना, फीमेल के अंदर ओवम बनवाना, दैट्स इट। अगर मैं स्पर्म की बात करूँ तो बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं फीमेल की बात कर रही हूँ जिसके अंदर बन रहा है ओवम तो बोलेंगे जेनेसिस। क्लियर। अब देखो आगे पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सुनो बेटा, हमारे पास हमने जो मेल का जो सिस्टम देखा था वहाँ पे हमने इमेच्योर मेल जर्म सेल बनी थी, उसको बोला था हमने स्पर्मेटोगोनिया, राइट। तो सुनो, अब जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है तुम्हें क्या बनवाना है, उससे स्पर्म बनवाना है, उसको मैच्योर करवाना है। ये बेटा कब स्टार्ट होगा, जब बेटा आप 13-14 की एज पे आ जाओगे, यानी कि प्यूबर्टी पे बेटा ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब सुनो, हमारे पास जो इमेच्योर मेल जर्म सेल थी जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो बेटा कहाँ बैठा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। बेटा कैसा था ये, 2n था। अब बेटा इसकी बुद्धि उल्टी चलती है। सुनो एक कहानी से समझाती हूँ। बेटा जैसे हमारा इंडिया है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, पॉपुलेशन को थोड़ा कम करें, तो हम कुछ ना कुछ स्टेप ले रहे हैं ना। तो इसी तरीके से बेटा जो स्पर्मेटोगोनिया है, सबसे पहले बेटा इसने गलती से क्या कर दिया, माइटोसिस, उल्टा 2n था पहले से भी, दोबारा से इसने क्या कर दिया 2n, अपनी पॉपुलेशन को इसने और बढ़ा दिया। हम क्या चाहते हैं भाई n बन जाए, यानी हमें क्या मिल जाए 23 क्रोमोसोम, बट इसने बेटा कहानी ही उल्टी कर दी। इसने क्या किया, अपने नंबर को इंक्रीज करवा दिया। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो बहुत बार मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर को क्या करवा देगा, बढ़वा देगा, ठीक है। लेकिन बेटा नंबर बढ़वा दिया, कितने हो गए 46 क्रोमोसोम, हमें तो कितने चाहिए 23, उल्टी कहानी पड़ गई। तो बेटा इनमें से कुछ समझदार लोग होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में है, तो वो कहते हैं कुछ समझदार, ठीक है हमें अकल आ गई है,
हम दोबारा से मियोसिस करके इनको बेटा कम बनवा देते हैं। कितने वाले? 23 वाले बनवा देंगे। तो सुनो, हमारे पास बेटा जो स्पर्म था सबसे पहले वो क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करवा लेता है। कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम। तो इनमें से बेटा कुछ लोग कहते हैं कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बेटा पहले लोग हैं जिन्होंने बेटा अच्छी बात की है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा मियोसिस करेंगे, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन करेंगे। 2n से क्या बनाएंगे? n बनाएंगे। ठीक है, तो कितनी हैप्लॉइड सेल बन गई? 2 हैप्लॉइड सेल बेटा आपके पास यहाँ पे बन जाएंगी। अब बेटा सुनो, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा बेटा, जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, कैसे स्टार्ट होती है? जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है वो सबसे पहले क्या करेगी बेटा, यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है सेमिफेस ट्यूबुल के अंदर प्रेजेंट था, मल्टीप्लाई करेगा, नंबर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, कितने हो गए बेटा? डिप्लॉयड हो गया। कितने क्रोमोसोम? 46। मगर हम तो नहीं चाहते। ठीक है, तो उनमें से बेटा कुछ स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे कि हम करवा देंगे भाई मियोसिस, ताकि क्या हो जाए, हमारे पास हैप्लॉइड स्पर्म बन जाए। ठीक है, अब जो हैप्लॉइड जो सेल बनी इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? इसके पास कितने क्रोमोसोम हैं? 23। अब तुम्हें पता हर बार मियोसिस कितनी होती है? 2। मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में कितने बने थे? 2। अब हम दोबारा क्या करवाएंगे? मियोसिस 2। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, कितने हैप्लॉइड बनेंगे? 4। तो बेटा 4 तुम्हारे पास हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड मतलब बेटा क्या होता है? स्पर्म को ही बेटा हम स्पर्मेटिड बोल देते हैं। तो बेटा ये काफ़ी ईजी है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया था ना, सबसे पहले उसने क्या किया, अपने नंबर को इंक्रीज कर दिया। उनमें से बेटा कुछ ने बोला कि हम क्या करते हैं, हम कम करवा देंगे नंबर को, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने बेटा 2 हैप्लॉइड स्पर्म बना के दिए तो उसको बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने बेटा कितने बना दिए तुम्हारे पास, जब दोबारा उसने मियोटिक डिवीजन की तो 4 बन जाएंगे तुम्हारे पास हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। क्लियर? अब बेटा स्पर्मेटिड वही ही स्टेज है जो कि मैच्योर स्पर्म वाली बात है। तो सुनो, जब स्पर्मेटिड को हम मैच्योर करवा देंगे स्पर्मेटोजोआ के अंदर, जोआ काफ़ी सारे बेटा है ना, काफ़ी सारे, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफॉर्म होंगे इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। अब बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी की पूरी प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाई, और स्पर्मियो बहुत छोटी सी जो प्रोसेस हुई है दैट इज़ योर स्पर्मियोजेनेसिस। यानी जब बेटा आपने स्पर्मेटिड को पूरे के पूरे मैच्योर स्पर्म के अंदर चेंज कर दिया ना स्पर्मेटोजोआ के अंदर, तो बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? इसके अलावा बेटा आप सुनो, अब देखो जब मैच्योर तुम्हारा पास हो ही गया है स्पर्म, अब क्या तुम चाहते हो दिन रात खाना ठूसता रहे? नहीं, तुम क्या चाहोगे, जो इसको न्यूट्रिशन मिल रहा था कहाँ से मिल रहा था? सर्टोली सेल से। तो हम क्या चाहेंगे भाई, सर्टोली सेल से अपना सर निकाल के भाग जा। तो बेटा जो जैसी स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी ना कंप्लीट, तो जो स्पर्म बैठा था ना सर्टोली सेल के अंदर, अब वो बेटा अपना सिर वहाँ से निकाल के भाग जाएगा। इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को बोलेंगे बेटा, अरे प्रोसेस का नाम नहीं लिखा बेटा, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। सुनो, जैसे ही बेटा हमारा स्पर्म सर्टोली सेल से बेटा बाहर निकलेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो मैंने 3 तुम्हें प्रोसेस समझाई। स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी कि पहले हमारा स्पर्म था जो इमेच्योर था, उसने नंबर को इंक्रीज कर दिया, फिर उनमें से कुछ उन्होंने बोला कि हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, हम करवा देंगे रिडक्शनल डिवीजन, तो मियोसिस हुई, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कितने बन गए थे? 2 हैप्लॉइड स्पर्म बन गए, उनको क्या बोला? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उन्होंने दोबारा से मियोटिक डिवीजन की, कितने बने? 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। फिर जब वो स्पर्मेटिड तुम्हारे चेंज हुए स्पर्मेटोजोआ के अंदर, इसको मैंने क्या बोला था? स्पर्मियोजेनेसिस। तो बेटा हमारे पास 3 हो गई प्रोसेस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंप्लीट, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गई तुम्हारे पास? जब स्पर्मेटिड चेंज हुआ स्पर्मेटोजोआ के अंदर। और स्पर्मिएशन क्या होगा? स्पर्मिएशन, मी बाहर आ रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, कौन बोल रहा है? स्पर्म। तो जब वो सर्टोली सेल से बेटा अपना सर निकाल के बाहर आ जाएगा ना, उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। कंप्लीट बेटा यहाँ तक। क्लियर? समझ में आया? बेटा कमेंट करना जिसको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। ओके, अब सुनो, ठीक है? तो सुनो, जो स्पर्मेटोगोनिया था अभी हमने देखा प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, स्पर्मेटोगोनिया पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर बेटा पहली मियोटिक डिवीजन होगी, कितने बनाएगा? फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर दोबारा डिवीजन होगी, फिर ये स्पर्मेटिड बनेगा। अब ये स्पर्मेटिड से क्या बना? स्पर्मेटोजोरा। किस प्रोसेस के थ्रू?
स्पर्मियोजेनेसिस किसके थ्रू? स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। और जब ये स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू जब ये बेटा सिर देखो सर्टोली सेल जब ये बाहर बेटा निकल जाएगा, जब ये स्पर्म सर्टोली सेल से, उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो कंप्लीट है बेटा, इस डायग्राम में सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। पूरी प्रोसेस की बात करूँ तो बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मैं बात करूँ स्पर्मियोजेनेसिस तो बस स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा स्पर्मियोजेनेसिस। और जब मैं बोलूँ स्पर्मिएशन तो बेटा जब मेरा स्पर्म बाहर आ जाएगा सर्टोली सेल से स्पर्म में स्पर्मिएशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, सुनो अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है अभी हम पढ़ के आए हैं वो कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी। लेकिन बेटा हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, राइट? तो सुनो हमारे अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होगी? तो वो प्यूबर्टी पे होती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या बढ़ गया है? हार्मोन का लेवल। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है बेटा, जैसे ही इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना तो बेटा ये किसको ऑर्डर देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। वो कहेगा भाई प्लीज़ हमारे पास प्लेट में ना 2 हार्मोन रख दो, एक हार्मोन LH रख दो, एक हार्मोन FSH रख दो। क्लियर? तो बेटा हमारे पास कब स्टार्ट होगी स्पर्मेटोजेनेसिस? जब बेटा क्या हो जाएगा? GnRH बढ़ जाएगा। जैसे ही वो बढ़ा उसने बेटा किसको ऑर्डर दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी को। उसने क्या बोला? भाई प्लीज़ एक प्लेट में हमारे पास 2 क्या लगा दो? हार्मोन्स लगा दो, है ना? एक लगा दो LH, एक लगा दो FSH। तो सुनो LH बेटा क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। LH, L से याद रखो लेडिक सेल, LH लेडिक सेल, यानी जो लेडिक सेल पे काम करेगा। लेडिक सेल क्या करवा रही थी? एंड्रोजन बनवा रही थी। भाई अगर तुम्हारे पास एंड्रोजन नहीं बना तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी? नहीं। तो बेटा खत्म। तो हमारे पास जो LH है यानी वो किस पे काम करेगा? लेडिक सेल पे। ये लेडिक सेल बेटा क्या करवाती हैं? एंड्रोजन को बनवाती भी हैं और उसको रिलीज भी करवाती हैं। किसके लिए ज़रूरी है? ताकि हमारे पास क्या हो सके? स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। क्लियर हुआ? तो LH याद रखना लेडिक सेल पे बेटा काम करता है और इसका कोई भी काम नहीं अलग इसके अलावा। सुनो अब आता है बेटा हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा सुनो FSH। बेटा S आ गया इसमें बीच में। S से तो मैंने एक ही चीज़ पढ़ाई है, सर्टोली सेल। ठीक है, तो बेटा FSH किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल पे। बेटा सर्टोली सेल कुछ ना कुछ बेटा रिलीज करती होगी, NCERT ने बताया नहीं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या थी? जब तुम्हारा स्पर्मेटो जो था तुम्हारा स्पर्मेटोजोआ में जब बेटा चेंज हो जाता है ना उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर हुआ? दोबारा सुनो FSH बेटा क्या करता है? एक हार्मोन है जो कि सर्टोली सेल पे बेटा काम करेगा। ये कुछ ना कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या थी? जब स्पर्मेटिड तुम्हारा चेंज होगा किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ के अंदर। यही तो बताया था मैंने। तो कंप्लीट हो गई ये वाली प्रोसेस बेटा। ठीक है, अब सुनो बेटा आप देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। बेटा कुछ नहीं है, अपने आप को इमेजिन कर लेना बस। ठीक है, अब देखो तुम्हारी जैसे बॉडी है, तुम्हारी क्या है? एक बॉडी है, ये रही बॉडी। गर्दन है तुम्हारे पास स्टाइल मारने को, पेट भी है तुम्हारे पास, पैर भी हैं। क्लियर? अब तुमको बताओ तुम्हारी बॉडी के ऊपर क्या एक कवरिंग है? हाँ जी, किसकी? स्किन की। इसी तरीके से बेटा स्पर्म के भी पास भी होता है, हेड भी होता है, नेक भी होती है, मिडिल पीस मतलब पेट हो गया तुम्हारा बीच का एरिया बेटा। लेकिन इसके पास बेटा पैर नहीं है बेचारा, एक तरीके से पाई जिसके पास क्या? टेल, पूंछ होती है बेटा इसके पास। तो बेटा 3 पोर्शन हो गए, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। 4 हो गए, सॉरी, हेड, मिडिल पीस और तुम्हारे पास नेक और टेल हो गई। ठीक है, अब बेटा क्या तुम्हारे पास कवरिंग होती है स्किन की? हाँ जी, तो बेटा इसकी बॉडी पे भी कवरिंग होगी। किसकी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, क्या बेटा तुम्हारे पास दिमाग में क्या भेजा दिया है भगवान ने? हाँ जी, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हेड के अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस भरा होगा। ठीक है, इसके ऊपर बेटा हमने क्या बना दिया? इसका पफ बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर बेटा ऊपर एक बेटा एंटीरियर पोर्शन पे हमारे पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेटा काफ़ी सारी एंजाइम्स फिल हैं। ये बेटा क्या है? एक तरीके से सिर है। ये सिर देखो, ये ओवम है, यहाँ पे तुम्हारा स्पर्म आ रहा है, स्पर्म के ऊपर क्या बैठा है? कैप। अब ये बेटा धक्का लगाने में हेल्प करेगा, तो यानी एक तरीके से फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है तुम्हारा कैप लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। डायग्राम से समझा देती हूँ, सुनो। तुम्हारे पास हेड रीजन हो गया, हेड रीजन हो गया, ठीक है, नेक हो गई, मिडिल पीस, टेल।
हेड के अंदर क्या है, न्यूक्लियस जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा। कवरिंग किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम बेटा टक्कर मारने के लिए हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। नेक का बेटा कोई रोल नहीं दिया है। मिडिल पीस, तुम्हें पता है पेट से तुम्हें खाने में एनर्जी मिलती है ना, इसी तरीके से बेटा मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देंगे बेटा, एनर्जी ही देने वाले हैं, हमें पता है। नीचे क्या है, टेल। अब बेटा अगर तुम्हें पूछ दिया भगवान ने, खैर दी नहीं है, टेल क्या करेगा, स्विमिंग करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि बेटा मेहनत किसको करनी है, स्पर्म को, क्योंकि ये स्पर्म किसके अंदर जाएगा, फीमेल के अंदर जाएगा थ्रू द टेल। और टेल क्या करवाती है बेटा, तुम्हारे पास क्या करवाएगी टेल, मोटिलिटी, और इसको स्विमिंग में हेल्प करवा देगी तुम्हारी टेल, ठीक है। तो मिडिल पीस सुनो, मिडिल पीस बेटा क्या है, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि बेटा एनर्जी दे देते हैं ताकि टेल आराम से मूव करके बेटा जा सके अपने फीमेल के अंदर, ठीक है। सुनो इसके अलावा बेटा जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, नॉर्मल नहीं सारे ही ह्यूमन, वो एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करते हैं एक कॉइटस के अंदर। अब सुनो, इसमें से बेटा 60% तो ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके पास हल्की फुल्की नॉर्मल शेप साइज है, लेकिन जो 40% है बेटा दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनके पास बेटा विग्रस मोटिलिटी होती है, यानी आराम बहुत तेज़ी से वो मूव कर पा रहे हैं, अच्छे से उनकी मोटिलिटी पावर, अच्छे से उनकी फर्टिलाइजिंग पावर होती है। क्लियर हुआ बेटा जी। सुनो, अब जो स्पर्म जो रिलीज हुआ है ना, अभी सुनो, स्पर्म सिर्फ और सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुआ है, ठीक है। अभी वो कहाँ कहाँ जाएगा, फिर एसेसरी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, रेडिट टेस्टिस, वास एफरेंशिया, फिर बीच में बेटा तुम्हारे पास क्या आएंगी, सीक्रेशन, ये हो रहा है एपिडाइमिस का, वास डेफरेंस का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का, ये सारा बेटा कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेंगे, रिलीज कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे स्पर्म के अंदर, जिसके जो किसके लिए ज़रूरी है, ताकि हमारा मोटिलिटी हो पाए स्पर्म की, मैच्योर रह सके स्पर्म आराम से। क्लियर। सुनो, जब भी बेटा हमारा स्पर्म के साथ में कैल्शियम, फ्रक्टोज और तुम्हारे इंजाइम्स वगैरह जब बेटा जुड़ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं सीमन। तुमने सुना होगा काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में हम सीमन की बात करते हैं। तो सीमन क्या है, कुछ नहीं, जो पेनिस से जो बाहर रिलीज हो रहा है ना जो पोर्शन, दैट इज सीमन। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा ये तो पेनिस था, यहाँ पे तुम्हारे टेस्टिस थे। जब टेस्टिस निकले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, किसने उसको ट्रांसपोर्ट करवाया आगे, डक्ट्स ने, जो 4 डक्ट थी। फिर क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल थी, प्रोस्टेट था, बल्बोयूरेथ्रल था, उन्होंने बेटा माल मसाला ऐड किया था, कैल्शियम, फ्रक्टोज, इंजाइम्स, तो जाके तुम्हारा स्पर्म बाहर आया सबके सीक्रेशन से। अब ये जो स्पर्म बाहर आया इसको क्या बोलेंगे, सीमन बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा सुनो, हमारे पास मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट बेटा क्या करती हैं, एंड्रोजन बनवाने में हेल्प करती हैं, ये सब बेटा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा समझ में आया, किसी को परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे हम पढ़ते oogenesis पढ़ते बेटा आगे इसका पोर्शन, ओके। सुनो जी, अब हमारे पास आता है oogenesis। क्लियर। oogenesis बेटा क्या है, जैसे वहाँ पे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स बने थे हमारे, अब हमारे पास क्या बनने वाला है, मैच्योर फीमेल गैमेट यानी कि ओवम। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा बहुत अच्छे से समझ में इजी आ जाता है सब बच्चों को। oogenesis काफ़ी डिफिकल्ट पोर्शन है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुई थी बेटा मेल्स के अंदर, प्यूबर्टी पे। बट बेटा हमारा केस अलग है, ठीक है। हमारे अंदर बेटा oogenesis स्टार्ट हो जाती है जब बेटा हम लोग मम्मी के अंदर होते हैं, मम्मा के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर ही बेटा स्टार्ट हो गई है। जब हम यूट्रस के अंदर जब हम लोग बैठे हुए हैं ना, तभी ही हम लोगों ने बेटा स्टार्ट कर दिया ओवम बनाना। अब तुम खुद बताओ, हम तभी ओवम बना के आ जाएं तो बेकार चीज़ नहीं, एक तरीके से ख़राब हो गया ना, क्योंकि अभी तुम्हें बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट सारी चीज़ें करवानी है, स्टार्टिंग में ओवम बन के बैठ गया तो बेटा हमारे भगवान ने भी कुछ ना कुछ आगे सोच के रख रखा है। अब तुम देखोगे कैसे। तो सुनो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब बेटा अंदर है मम्मा के, तो काफ़ी सारे हमारे पास क्या बन गए, ओगोनिया बन गए। जैसे हमारे स्पर्मेटोगोनिया थे, इमेच्योर मेल जर्म सेल, यहाँ पे क्या है, ओगोनिया, ये क्या है, इमेच्योर फीमेल जर्म सेल, ठीक है। कहाँ बने, फीटल ओवरी। फीटल क्यों, क्योंकि बेटा अभी पूरा बेबी बना नहीं है, वो फीटस है, ठीक है। इसके अलावा सुनो मज़े की बात बेटा, ना ओगोनिया कभी भी ऐड नहीं होता बर्थ के बाद, उल्टा घटते रहते हैं, ठीक है। सुनो, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो बेटा बर्थ लेने के बाद ना एक भी ओगोनिया ना तो बनने वाला है और ना ही तुम्हारे पास वहाँ पे ऐड होने वाला है, ठीक है। तो सुनो, अभी बेटा सारी की सारी कहानी तुम्हारी
वहाँ तक चली। तो सुनो, अभी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर है, तो बेटा इन्होंने क्या कर दिया, डिवीज़न स्टार्ट कर दी। ऑलरेडी इन्होंने ओगोनिया बना लिया, अब डिवीज़न कर रहे हैं, मियोटिक डिवीज़न कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। तो बेटा भगवान ने सोचा नहीं 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 नहीं, गलती हो जाएगी, अभी थोड़ी ना स्टार्ट करवा देंगे। तो वहाँ पे बेटा भगवान कहते हैं आप थोड़ी टाइम के लिए ना अरेस्ट हो जाओ, है ना, रेस्ट इन पीस, अरेस्ट हो जाओ बेटा थोड़ी टाइम के लिए। तो बेटा जैसे वहाँ बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ बनेगा प्राइमरी oocyte। दोबारा सुनो बेटा, मैंने क्या कहा, कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास फीमेल गैमेट बनेगा, कब बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास काफ़ी सारे मिलियंस में क्या बन जाएंगे, ओगोनिया। कहाँ पे बनते हैं, फीटल की ओवरी में बनेंगे, ठीक है। क्या उसके बाद ऐड होंगे, नहीं, ना ही उसके बाद बेटा बनते हैं, किसके बाद, बर्थ के बाद। ये बेटा इन्होंने पेट के अंदर ही क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया बेटा डिवीज़न करना। अब बेटा मियोटिक डिवीज़न की है, नंबर बढ़वा रहे हैं जैसे वहाँ उसने बढ़वाए थे। अब बेटा भगवान ही बोलेंगे आप ना प्लीज़ अरेस्ट हो जाओ, कौन सी स्टेज पे, प्रोफेज 1 पे। फिर बोलेंगे प्राइमरी oocyte। अब बेटा मैं थोड़ा समझा दूं, जब भगवान ने ही बोल दिया भाई प्लीज़ थोड़ा वहाँ पे वेट कर लो, तो अब ये प्राइमरी oocyte से हमें सेकेंडरी नहीं बनने देना है अभी, क्योंकि बेटा बच्चे की ग्रोथ भी तो करवानी है ना, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट कर पाए। हम स्टार्टिंग में थोड़े ना उसको रिप्रोडक्टिव एक्टिव बना देंगे। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर बेटा हम लेयर बना देंगे काफ़ी सारी, ताकि उसको क्या मिलती रहे, प्रोटेक्शन मिलती रहे। और जब बेटा उसकी उम्र आए ना प्यूबर्टी की, तब बेटा हम बोलेंगे ठीक है अब जाके आप बनवा लो सेकेंडरी oocyte, क्योंकि जैसे वहाँ पे बने थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये तो आगे जाके बने हैप्लॉइड तुम्हारे पास स्पर्म। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं बेटा, हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो उसने कहाँ पे बना लिया, एम्ब्रियोनिक के एम्ब्रियो स्टेज में बना लिया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब हम बोलते हैं आप अरेस्ट हो जाओ, हम बाकी की आपकी क्या कर लेंगे, देखभाल। तो बेटा बच्ची ने जैसे ही बेटा बर्थ लेगी ना, तो प्राइमरी oocyte के ऊपर हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाने लगते हैं लेयर्स। किसकी लेयर, ग्रैनुलोसा लेयर की, ताकि उसके क्या होते रहे, प्रोटेक्शन। बेटा अभी थोड़ी ना चाहोगे कि जो फीमेल है वो अभी से क्या हो जाए, रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो जाए। तुम क्या चाहोगे भाई थोड़ी दिनों बाद होए, मतलब काफ़ी सालों बाद होए, कब हो, प्यूबर्टी पे होए ना, पहले थोड़ी ना करवाएंगे। तो हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर कुछ लेयर लगवा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा लेयर। अब बेटा पहली प्राइमरी oocyte पे पहला हमने कुछ ना कुछ लेयर लगवाई है, तो बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, याद रखना, ठीक है। अब सुनो, इस वाली स्टेज पे काफ़ी सारे बेटा फॉलिकल्स हमारे डीजनरेट हो जाते हैं। याद रखो मैंने अभी बोला जब हम मम्मा के अंदर थे तो हमारे पास मिलियंस में, लाखों में बेटा हमारे पास ओगोनिया थे। लेकिन सुनो, जैसे बेटा प्यूबर्टी आई ना, हमारे पास सिर्फ 60 से 80 हज़ार ही रह जाते हैं ओवरी के अंदर। इससे आगे तुम जानोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर मंथ बेटा एक बार ओवम बाहर रिलीज होता है, एक ओवम, ठीक है। तो याद रखना मैंने आपको क्या समझाया, दोबारा सुन लो। हम बेटा अंदर ही प्राइमरी oocyte बना के आए मम्मा के अंदर ही। अब बेटा बाहर आते आते क्या होगी, हमारी प्रोटेक्शन होगी, तो हमारे पास ग्रैनुलोसा की लेयर लगाएंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी तो सिर्फ हमारे पास कितने रह जाएंगे फॉलिकल, 60 से 80 हज़ार। इसके बाद कभी भी हमारे अंदर एड ऑन नहीं होंगे, उल्टा घटते जाएंगे तुम्हारे फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर से ओवम और कम होने लगेंगे। अब सुनो, जैसे ही बेटा और बड़ी होगी बेटा बच्ची, अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल से हमें बनने तो नहीं देना, यानी हम क्या चाहते हैं, प्राइमरी oocyte हमारा प्राइमरी ही रहे जब तक कि प्यूबर्टी ना आए। अब बेटा हमारे पास जैसे ही बेटा उसकी उम्र बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर और प्रोटेक्शन लगवाएंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर तुम और ज़्यादा ग्रैनुलोसा की लेयर लगवाओगे। तो ये देखो, ये प्राइमरी oocyte था ही, इसके ऊपर किसकी लेयर लगाई, ग्रैनुलोसा की लेयर। अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देनी है तो बेटा एक और लेयर लगवाओगे, जिसको बोलेंगे थीका लेयर। क्या बोलेंगे, थीका। तो जब बेटा हमारे पास प्राइमरी oocyte के ऊपर हमारे पास क्या, सॉरी प्राइमरी oocyte, ये oocyte होगा यहाँ पे, प्राइमरी oocyte के ऊपर जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा ग्रैनुलोसा की लेयर आती है और थीका भी आ जाती है, तो बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब इस सेकेंडरी से मुझे क्या बनवाना है, टर्शरी, ठीक है। तो बेटा जब सेकेंडरी से जब हम टर्शरी बनवाते हैं ना, तो उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलेंगे, एंट्रम। तो सुन लो दोबारा से, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब तुम क्या चाहोगे, प्राइमरी oocyte को तो भी प्राइमरी oocyte रखना, अभी से उसको मैच्योर नहीं करना। तो प्राइमरी oocyte के ऊपर आप दोबारा से लेयर लगवा दो और उसके साथ एक और एड ऑन करवाओ नई थीका, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसको चेंज करवा दो टर्शरी फॉलिकल। अंदर क्या भरी हुई है, कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्लियर। अब सुनो, हमारे पास अब हम क्या बनवाया, हमने क्या बनवाया, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल। तो इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब जो देखो, ये प्राइमरी oocyte, ग्रैनुलोसा लेयर,
अब ये जो थीका थी ना, इसको 2 में डिवाइड कर दो, एक आउटर थीका, एक इनर थीका। तो बेटा टर्शरी फॉलिकल में हमने और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दी। हमने क्या कहा, प्राइमरी oocyte के ऊपर पहले से क्या चलती आ रही थी, ग्रेनुलोसा की लेयर क्या बना था, प्राइमरी oocyte। फिर मैं जैसे ही दोबारा से और उस मैच्योर हो रही है बेटा बच्ची, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर और प्रोटेक्शन करेंगे। तो प्राइमरी oocyte तो अब भी वही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा और क्या लगवा दी तुमने, ज़्यादा लेयर लगवाई ग्रेनुलोसा की, साथ में क्या ऐड ऑन कर दिया, थीका। अब जैसे ही सेकेंडरी चेंज हुआ टर्शरी में, अब क्या करवाएंगे उसके अंदर, हम दोबारा से क्या डलवा देंगे, थीका। लेकिन थीका को बेटा डिवाइड कर दोगे एक आउटर थीका और एक इनर थीका। तो देख रहे हो कितनी हमने सिक्योरिटी की है एक तरीके से। तो सुनो, अब बेटा हमारा ये वही स्टेज है जब हमारा प्राइमरी oocyte अब चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में। सुनना, तो अब ये वही स्टेज है जब प्राइमरी oocyte चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में। तो सुनो कैसे, प्राइमरी oocyte कहाँ प्रेजेंट है, अभी टर्शरी फॉलिकल के अंदर। देखो हमने प्राइमरी को चेंज नहीं होने दिया, अभी वो कहाँ बैठा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। अभी टर्शरी फॉलिकल साइज में ग्रो होगा, अपनी मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस कंप्लीट करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, पहली बार। तो कितने बनाएगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बना दिया इसने पहली बार। ये कैसे डिवीजन है, अनइक्वल। अनइक्वल बेटा मतलब एक तो छोटी सी एक सेल बनी जिसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक काफ़ी बड़ा सा हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बना। तो याद रखना, टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमारा प्राइमरी oocyte बेटा पहली बार मियोटिक डिवीजन करेगा और फिर क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte, और साथ में बेटा एक छोटी सी पोलर बॉडी रिलीज होती है, ठीक है। अब मियोसिस तो बेटा एक बार थोड़ी ना होगी, 2 बार होगी। तो जैसे ही बेटा अब हमारा क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, तो जो टर्शरी फॉलिकल, सुनो, सेकेंडरी oocyte जो है उसके अंदर क्या भरा हुआ, काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म भरा रहता है, न्यूट्रिशन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल को अब हम किस में चेंज करवाएंगे, ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर, क्योंकि बेटा अभी हमारे पास क्या हुई थी, पहली मियोटिक डिवीजन हुई थी ना, हमें अभी सेकंड भी करवानी है। तो टर्शरी फॉलिकल को बेटा अब नॉर्मल आगे तो चेंज करना ही पड़ेगा मैच्योर होने के लिए। तो मैच्योर फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेफेन फॉलिकल। अब जैसे ही बेटा ग्रेफेन फॉलिकल बेटा रप्चर होगा, देखो ये मानो ग्रेफेन फॉलिकल, इसके अंदर कौन बैठा है, ओवम। तो जैसे टॉफ़ी होती है ना, तो टॉफ़ी क्या है तुम्हारा, एक तरीके से तुम्हारे पास सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और बाहर का जो रैपर है वो क्या है, ग्रेफेन फॉलिकल। तो जैसे ही ग्रेफेन फॉलिकल रप्चर हुआ तो क्या रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte में से, ओवम। अब ओवम जैसे रिलीज हुआ तो उसको बोलेंगे ओव्यूलेशन, उस प्रोसेस को, ठीक है। इसके अलावा बेटा सेकेंडरी oocyte के बाहर की लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, आगे पढ़ोगे आप लोग। तो हमारे पास ये होता है। तो सुनो, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, फीटल लाइफ में जब हम बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में मम्मा के अंदर, तो जो oogonia थे उन्होंने माइटोसिस के नंबर बढ़ाया, क्या बना दी, प्राइमरी oocyte। जैसे बेटा हमने बर्थ लिया, हमने पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की, जैसे हमने बर्थ लिया, प्राइमरी oocyte के ऊपर हम लेयर लगवाएंगे, बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर और लेयर लगवाएंगे, बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर लेयर लगाएंगे, फिर बनेगा टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर बेटा पहली मियोटिक डिवीजन होगी, तो पहले बनेगा सेकेंडरी oocyte बड़ा सा, और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है। फिर जैसे ही हम क्या करवाएंगे, अब टर्शरी फॉलिकल को चेंज करवाएंगे मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल में। अब ये ग्रेफेन फॉलिकल जैसे बेटा रप्चर होगा ना, तो एक ओवम रिलीज होगा और साथ में एक पोलर बॉडी। तो ये होता है हमारा oogenesis, ठीक है। तो सुनो, हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, इसको मान लो सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये देखो टर्शरी फॉलिकल, देखो इसके अंदर एक कैविटी दिख रही है जिसको मैंने कहा था एंट्रम। अभी टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज होगा, ग्रेफेन फॉलिकल में। अब जैसे ही ग्रेफेन फॉलिकल रप्चर हुआ, क्या रिलीज हो गई, टॉफी, ओवम रिलीज हो गया, ठीक है। अब बेटा आगे तुम और पढ़ोगे कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे जो रैपर है वो रैपर को थोड़ी ना खाएंगे, तो जो ग्रेफेन फॉलिकल है वो भी आगे फर्दर चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ मैंने कैसे आपको समझाया। सुनो, हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास जो oogonia थी ना, उसने बेटा डिवीज़न करनी स्टार्ट की, कब, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte बना दिया, ठीक है। अब जैसे उसने बर्थ लिया, तो हमने प्राइमरी oocyte के ऊपर अब क्या करवा दिया, हमने लेयर लगवा दी, किसकी, ग्रैनुलोसा लेयर की। इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब बेटा जैसे इसकी अब बढ़ते जो बच्ची मैच्योर होगी, तो अब इस प्राइमरी oocyte के ऊपर अब भी प्राइमरी ही रखना है, इसके ऊपर और ग्रैनुलोसा की लेयर, साथ में एक और क्या करवा दिया, थीका। अब क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल को बेटा फिर मैच्योर आगे करवाओगे, अब भी प्राइमरी oocyte है। अब ये क्या होगा, हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है, ग्रैनुलोसा, लेकिन जो थीका थी ना उसको 2 में चेंज कर दिया, एक आउटर थीका और एक इनर थीका। तो ये कौन सा फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल।
अब टर्शरी फॉलिकल से आगे क्या बनेगा, ग्राफेन फॉलिकल। क्या बनेगा, ग्राफेन फॉलिकल। कंप्लीट। अब क्या होगा, ग्राफेन फॉलिकल के अंदर से क्या निकलेगा, ओवम। साथ में क्या निकलेगी, एक पोलर बॉडी। यही था बेटा सब। अब इसके अंदर से कैसे, जो सेकेंडरी फॉलिकल जब टर्शरी में चेंज हुआ तो मेरा प्राइमरी oocyte पहली बार बेटा लाइफ में चेंज हुआ। क्या बनाया इसने, सेकेंडरी oocyte। और जैसे ही इसने सेकेंडरी oocyte बनाया तो पहली एक पोलर बॉडी निकली और साथ में क्या निकला, एक ओवम निकला, बड़ा सा ओवम निकला। तो याद रखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी oocyte है, उसने बेटा बर्थ हो गया है। अब तुम उसके ऊपर क्या करवाओगे, प्रोटेक्शन जैसे ही करवाओगे तो बनेगा पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। अब सेकेंडरी से क्या बनेगा, टर्शरी। अब इस टर्शरी फॉलिकल में ही ना प्राइमरी oocyte पहली बार चेंज होगा सेकेंडरी oocyte में, और साथ में क्या रिलीज होगा, पहली पोलर बॉडी। ठीक है। अब ये टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज होगा, ग्राफेन फॉलिकल में। ठीक है। और इससे क्या, इसमें क्या बनेगा ग्राफेन फॉलिकल में, ओवम, और साथ में क्या निकलेगा, सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर। ये था बेटा हमारा oogenesis। तो याद रखना, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंस, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस याद रखो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है हमारा oogenesis। ठीक है, फीमेल्स के केस की बात करूँ तो, और मेल्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो हमारे पास बेटा एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ। oogenesis क्या थी, फॉर्मेशन करवाएंगे मैच्योर फीमेल गैमीट का, ये अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। कभी स्टार्ट हुआ है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में हमारे पास क्या होते हैं, ओगोनिया बर्थ से पहले। ठीक है, हमारी ओवरी के अंदर जैसे बेटा हमने बर्थ लिया, हमारे पास अब एक भी ओगोनिया ऐड नहीं हो सकता। इसके बाद जैसे ही बेटा बर्थ हुआ, हमारे ने इसने क्या कर दिया, बर्थ नहीं हुआ अभी, डिवीज़न को स्टार्ट कर दिया। अब फिर क्या होगा, हमने बोला भाई प्लीज़ रेस्ट करो आप, तो हमने क्या प्राइमरी oocyte को आगे फर्दर चेंज नहीं होने थे सेकेंडरी oocyte में, प्राइमरी oocyte बनवा के हमने उसको छोड़ दिया। अब प्राइमरी oocyte जैसे बेटा बर्थ हो गया, हम क्या करेंगे, प्राइमरी oocyte के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर लगवा देंगे ग्रैनुलोसा की, ताकि क्या बन सके, प्राइमरी फॉलिकल प्रोटेक्शन के लिए। अब ये फॉलिकल धीरे धीरे जैसे आप प्यूबर्टी के एज पे आओगे तो बेटा काफ़ी कम रह जाएंगे, 60 to 80,000। फिर प्राइमरी फॉलिकल बेटा और मैच्योर हो जाएगा, तो प्राइमरी oocyte, दिस इज oocyte। अब प्राइमरी oocyte के ऊपर फिर से क्या लगवाओ, काफ़ी ज़्यादा ग्रैनुलोसा की लेयर, साथ में थीका ऐड करवा दो। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल को चेंज करवाओ टर्शरी फॉलिकल में, अंदर क्या भरी हुई है, एंट्रम कैविटी भरी है। अब थर्ड क्या बनेगा तुम्हारे पास, टर्शरी फॉलिकल। तो सुनो, अब ये थीका लेयर दो पार्ट में डिवाइड, एक आउटर थीका, एक इनर थीका, बाकी तो सारा सेम है, ग्रैनुलोसा भी प्रेजेंट है अभी, वो बाकी सेम है। ठीक है, तो ये क्या बना, टर्शरी फॉलिकल। अब होगा हमारा प्राइमरी oocyte पहली बार सेकेंडरी oocyte में चेंज। कैसे हुआ, पहली जब उसने मियोटिक डिवीजन की तो एक उसने क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte, साथ में एक क्या बनाया, पोलर बॉडी। सेकेंड जैसे सेकेंडरी oocyte बना, आप उसके पास क्या है, बहुत सारा खाना भरा हुआ है। ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल को फर्दर मेच्योर बनवा दो उसको लास्ट में, तो बोलेंगे ग्राफेन फॉलिकल। अब जैसे ही बेटा वो रप्चर होगा ना, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, ओवम, ओवरी से। इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी oocyte बेटा एक लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा लेयर। क्लियर। तो ये हमारी फीटल लाइफ ऊपर की है, हमने लास्ट प्राइमरी oocyte बनवा के छोड़ दिया। अब ये वाली हमारे यहाँ प्यूबर्टी की उम्र चल रही है, अब इसमें पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर यहाँ पे बनेगा मैच्योर, जब हो जाओगे ना प्यूबर्टी तो बनेगा ग्राफेन फॉलिकल। ठीक है। तो लास्ट में निकलने वाला है तुम्हारा ओवम निकलने वाला है। ठीक है। ये यहाँ पे पहले प्राइमरी, फिर यहाँ पे सेकेंडरी, ये वाला, ये टर्शरी, ग्राफेन, ओवम। क्लियर। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो कि सारे फीमेल प्राइमेट्स के अंदर मिलेगी। ठीक है। कौन कौन से फीमेल प्राइमेट्स हो सकते हैं, लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ये सब हो सकते हैं, ह्यूमन फीमेल वगैरह होगी। ठीक है। यानी ऐसी साइकिल जो कि सारी फीमेल प्राइमेट्स के अंदर मिलती है। सुनो, जब बेटा किसी भी फीमेल को फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी जब फर्स्ट टाइम बेटा जब पीरियड्स होंगे, उसको बोलते हैं मेनार्क। और ये चीज़ कब होगी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नॉर्मल सी बात, जब आप 13-14 के एज पे आओगे तो जाके बेटा आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी।
अब सुनो, ह्यूमन फीमेल्स की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुएशन हर 28 से 29 दिन के बीच मतलब एक मंथ के बाद रिपीट होती रहती है। ठीक है, ये सबका वेरी कर सकता है। अब सुनो, लाइक एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये रही, और इसी से जब दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, यानी एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब रिपीट हुई उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, इसको हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन सारी फीमेल्स के अंदर होगी। अब सुनो, हमारे पास होता क्या है मेंस्ट्रुएशन के अंदर, आखिर होती क्यों है? तो सुनो, हर बार हमारे अंदर एक ओवम रिलीज़ हो रहा होता है। कितने ओवम रिलीज़ होते हैं? एक ओवम रिलीज़ होगा ड्यूरिंग मिडल ऑफ द साइकिल। ये पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, अब सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या क्या फेजेस हो सकते हैं? 4, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल। ठीक है, थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ बेटा कैसे होगा। सबसे पहले सुनो, फर्स्ट 3 to 5 डेज़ हमारे पास मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी हमारे पास ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी ब्लीडिंग? क्योंकि बेटा मान लो ये फीमेल है, यहाँ पे मान लो ये ओवम रिलीज़ हुआ था। अब इस ओवम के लिए अगर स्पर्म आया ही नहीं तो क्या हम इस ओवम को अपनी बॉडी के अंदर रखेंगे? नहीं, तो हमारे लिए तो एक वेस्ट हो गया ना, तो इस ओवम को बाहर निकाल के हम फेंक देंगे। इसके अलावा हमारे पास यूट्रस था, यूट्रस की एक लेयर थी, नाम था एंडोमेट्रियम। क्या नाम था? एंडोमेट्रियम। ये लेयर क्या थी? एक तरीके से जो बेबी था उसके लिए घर था। लाइक ये है ये फीमेल का सिस्टम है। ठीक है, ये ओवम था, फीमेल वो तो आया नहीं स्पर्म, तो ये भी बाहर आएगा। इसके अलावा यूट्रस की वॉल थी एंडोमेट्रियम। अब ये एक तरीके से घर था बच्चे का, लेकिन बेटा प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, तो एक तरीके से ये वाली वॉल भी बाहर आएगी। तो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज़ में हमारे पास ये चीज़ें बेटा ब्रेक डाउन होके आती हैं थ्रू द वजाइना। फर्स्ट हमें क्लियर हुआ। सेकंड बेटा आप सुनो, ज़रूरी थोड़ी अगर इस बार तुम्हारे पास इस बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई तो हर बार आए, नहीं, हो सकता है बेटा नेक्स्ट टाइम क्या आ जाए? तुम्हारे पास स्पर्म आ जाए। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी तो आपको आगे के लिए प्रिपेयर करके चलेगी ना, ताकि आगे प्रेगनेंसी हो सके। तो सुनो, सेकंड फेज़ होता है फॉलिकुलर फेज़। इसमें बेटा आप सारे के सारे फॉलिकल्स को ना डेवलप करवाओगे, नहीं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल, ये सब हम जानते हैं, हमने ऊर्जा से हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब सुनो, हमारे पास जैसे ही फॉलिकुलर फेज़ आया तो बेटा बीच में मिडल ऑफ द साइकिल में हमारे पास क्या होगा? LH और FSH बहुत पीक पे चले जाते हैं, और जिनकी पीक पे जाने की वजह से ना ग्राफिन फॉलिकल टूटेगा और वो रिलीज़ कर देता है ओवम। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो बेटा फर्स्ट फेज़ तो मेंस्ट्रुएशन, सेकंड फेज़ फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन भी बढ़ गए, यानी ओवरी के हार्मोन्स भी इंक्रीज़ हुए, साथ पिट्यूटरी के हार्मोन्स भी इंक्रीज़ हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ? LH सर्ज आया और तुम्हारे पास ओवम बाहर रिलीज आउट हो गया थ्रू द ग्राफिन फॉलिकल। तो ये वाला जो फेज़ होगा इसको बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज़। अब सुनो, अब हमारे पास 2 केस होते हैं। अगर बेटा हमारे पास ओवम तो बन गया, अगर स्पर्म आया तो क्या होगा? ज़ाइगोट बनेगा। अगर ओवम अकेला रह गया, उसके पास स्पर्म नहीं आया, तो ये वेस्ट है। तो बेटा आगे जाके क्या होगी? दोबारा से ब्लीडिंग, यानी दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी। इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ओवम हमारा वेस्ट है, यानी जो एंडोमेट्रियम है वो भी सोच के बैठी थी मैं तो प्रिपेयर रहूँगी बेबी के लिए, बट वो भी वहाँ पे बेबी तो बना नहीं, तो एंडोमेट्रियम लेयर भी बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में यानी ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाएगी। तो कॉज हमें समझ में आया। तो हमारे पास 2 केस, अगर प्रेगनेंसी हुई तो बेटा 9 महीने के लिए सारे के सारे इवेंट रुक जाएंगे, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। और अगर तुम्हारे पास प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वापस से साइकिल आपके पास रिपीट होगी। तो सुनो, अब जो ग्राफिन फॉलिकल था वो रप्चर करके उसने क्या निकाला? ओवम। अब मान लो तुम्हारे पास स्पर्म नहीं आया तो ये ओवम भी बाहर रिलीज़ होगा, हमें इतना पता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसके अलावा एंडोमेट्रियम तुम्हारी यहाँ पे टूट गई थी ना, तो उस एंडोमेट्रियम को बनवाने के लिए दोबारा से कुछ सिस्टम तो बनाओ। तो बेटा जो ग्राफिन फॉलिकल है वापस से क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम ढेर सारा बेटा प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगा। देखो ये रहा प्रोजेस्टेरोन, इसने जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ किया तो वापस से एंडोमेट्रियम लेयर आपकी बन जाएगी, और जैसे ही बेटा ये चीज़ें वापस से बनने लगेंगी तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी वापस से रिपीट होगी। तो ये 4 के 4 फेज़ थे। तो सुनो, हमारे पास फर्स्ट फेज़ आता है मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा बेटा इस टाइम 3 से 5 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा एंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो गई? टूट चुकी है। इसके अलावा कुछ ब्लड वेसल्स भी बाहर आएंगी, और जो ओवम था अनफर्टिलाइज ओवम वो भी आपका बाहर आएगा। मेंस्ट्रुएशन तभी ही होगी अगर ओवम तुम्हारा फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा, मैंने समझा दिया।
ठीक है। अब सुनो, अगर बेटा मेंस्ट्रुएशन नहीं आई इसका मतलब प्रेगनेंसी है, बट कभी कभी बेटा कुछ ऐसे केस होते हैं लाइक किसी की तबीयत सही नहीं है, उसको स्ट्रेस है, तो कभी कभी बेटा डिले हो जाते हैं, काफ़ी टाइम या 1-2 महीने का गैप भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है अगर किसी को पीरियड्स नहीं हो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो, नो। नेक्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल बेटा चेंज होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्रेफिन फॉलिकल। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल क्या करेगा, दोबारा से एंडोमेट्रियम की बनवाने की हेल्प करेगा, क्योंकि बेटा ग्रेफिन फॉलिकल चेंज होगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटियम ही वापस से बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करके एंडोमेट्रियम को बनवाएगा। तो सुनो, ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं लाइक LH बढ़ गया, FSH बढ़ गया, सॉरी ये सारे जो चेंजेस हैं वो क्यों होते हैं हमारे अंदर, तो बेटा LH और FSH जब इंक्रीज़ हो जाते हैं ना हमारे अंदर, तो अचानक से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तुम्हारा एस्ट्रोजन भी इंक्रीज़ हो गया, तो बेटा LH और FSH मैंने कहा था ना पीक पे आ जाते हैं, और जिनके पीक पे आने से क्या होगा, ओवम आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही LH और FSH इंक्रीज़ हुए, LH सर्ज हुआ, जिसकी वजह से रप्चर हुआ क्या, ग्रेफिन फॉलिकल, क्या रिलीज़ किया उसने, ओवम। इसको क्या बोला था मैंने, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हमारे पास क्या है, जो ग्रेफिन फॉलिकल था अब वापस से वो क्या बनवाएगा, एंडोमेट्रियम, यानी ग्रेफिन फॉलिकल फर्दर चेंज होगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ये क्या रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन के रिलीज़ होने से क्या बनेगी वापस से एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है, ताकि दोबारा से क्या हो सके तुम्हारे पास नेक्स्ट, ज़रूरी थोड़ी इस बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो नेक्स्ट टाइम भी होगी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है प्रेगनेंसी हो जाए, तो हमें वापस से क्या बनाना पड़ेगा, बच्चे के लिए बेटा हमें घर तो बनाना पड़ेगा, यानी यूट्रस की वॉल को हमें दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, लिखा हुआ है, ताकि इम्प्लांटेशन वापस से हो पाए और बाकी के जितने भी जो इवेंट है प्रेगनेंसी के वो सारे हो पाए। अब सुनो, अभी मैंने कहा अगर बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो सारे के सारे इवेंट क्या हो जाएंगे आपके, अपने आप स्टॉप हो जाएंगे, यही तो मैंने कहा था, तो वहाँ पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम फिर दोबारा से क्या बनाएगा, एंडोमेट्रियम, और वापस से साइकिल आपकी रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जैसे ही बन जाएगा वापस से नई एक साइकिल बनेगी। लास्ट क्या आता है, मेनोपॉज। अब यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा जब पॉज लग जाएगा ना 50 ईयर्स पे आके बेटा हमारे अंदर से ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है, ये याद रखना। अब सुनो, अब आता है फर्टिलाइजेशन। अब बेटा कोइटस के टाइम पे ना, कॉपुलेशन के टाइम पे जो सीमन है वो रिलीज होगा थ्रू द पेनिस, कहाँ एंट्री लेगा बेटा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर थ्रू द वजाइना, ठीक है। कहाँ पे पहुँचता है बेटा, एक जंक्शन पे जिसको हम कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, क्योंकि याद करो सबसे पहले ओवम को किसने कलेक्ट किया था, इन्फंटिबुलम, इन्फंटिबुलम ने किसको दिया था, एम्पुला, फिर एम्पुला के बाद किस पे किया था, इस्थमस। तो बेटा याद रखना हमारा जो ओवम था ना वो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे रुक जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब जो तुम्हारे पास जो स्पर्म है वो वजाइना से एंट्री लेगा, फिर सर्विक्स में आएगा, फिर यूट्रस में जाएगा। अब यूट्रस के पास यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या थी, एक तरीके से देखो ये यूट्रस है, ये यहाँ पे वजाइना से आया, फिर ये सर्विक्स हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये यूट्रस यूट्रस यूट्रस, ये कौन सा यहाँ पे ओवम बैठा, कौन सा जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, यहीं पे क्या आएगा, स्पर्म आएगा। तो बेटा फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पे होगा, यहीं पे होने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा जंक्शन है इस्थमस एम्पुला का, जहाँ पे वो रिलीज होगा और वहीं पे स्पर्म आएगा, तो फर्टिलाइजेशन आपका हो जाएगा। अब सुनो, फर्टिलाइजेशन तभी ही हो पाएगा अगर यहाँ से वो एक ही टाइम पे निकल रहा हो और यहाँ से भी स्पर्म साथ में आ रहे हो, तो आगे जाके बनेगा जाइगोट। और बेटा कहाँ पे आने चाहिए, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बेटा इसीलिए ज़रूरी इसलिए कहते हैं कि जो सारे जो कॉपुलेशन है ना, ज़रूरी नहीं वो आगे जाके क्या बनाए, प्रेगनेंसी एक रिजल्ट प्रेगनेंसी के रूप में दिखे, नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले स्पर्म रिलीज़ हो गया हो या पहले ओवम रिलीज़ हो गया हो, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक। नेक्स्ट सुनो, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता क्या है, देखो ये हमारा ओवम है, काफ़ी सारे स्पर्म रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब बेटा स्पर्म के पास ना ये स्पर्म है, इसके ऊपर एक टोपी होती है, इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम बेटा कुछ ना कुछ सीक्रेशन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो एंट्री ले पाता है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब बाहर एक क्या बैठी है, जोना पेलुसिडा लेयर,
यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ज़ोना पेलुसिडा को आपको एक तरीके से इसके अंदर एंट्री लेनी पड़ेगी। तो कैसे लेता है, थ्रू द एक्रोसोम। एक्रोसोम कुछ ना कुछ सीक्रेशन रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से ये अंदर जा पाएगा। अब जैसे ही अगर एक स्पर्म अंदर चला गया तो बाकी के स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करवा देगा। ठीक है, तो सुनो, स्पर्म जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा ज़ोना पेलुसिडा के तो वो चेंजेस कर देगा बेटा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से वो खुद ही एंट्री ले पाएगा, बाकियों की एंट्री नहीं लेने देगा, ताकि एक ही स्पर्म दूसरे ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, बाकी के ना करें। ठीक है, अब सुनो, तो सीक्रेशन किसका हुआ, एक्रोसोम का, साइटोप्लाज्म के अंदर गया। ठीक है, इसी की वजह से हो पाया, तो एक्रोसोम ने बेटा यहाँ पे हेल्प की। इसके अलावा अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा। कैसे बनेगा, ये एक अनइक्वल डिवीज़न करता है जिसकी वजह से एक पोलर बॉडी रिलीज होती है और एक हैप्लॉइड ओवम। अब ये दोनों के दोनों मिलके क्या बना देंगे आगे जाके, जाइगोट। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन बेटा क्या हुआ, कंप्लीट। अब सुनो, हमारे पास जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है, हम सब जानते हैं जो मेल है उसके पास 2 क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। बट फीमेल की बात करें, उनके पास दोनों पे क्या है, एक्स, यानी उसके पास 50% पोर्शन पे भी क्या होगा, एक्स होगा, बाकी 50% पे क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन अगर मेल की बात करें तो उनके पास वो क्या है बेटा, हेट्रोगैमेट, यानी अगर यहाँ से एक्स आया और यहाँ से एक्स आया तो क्या बनेगा, फीमेल। क्या बनेगी, फीमेल। यहाँ से वाई आया और यहाँ से वापस से क्या आएगा, सेम ही आएगा एक्स, तो वापस से क्या बनेगा, यहाँ पे मेल बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा फीमेल जिम्मेदार नहीं होती है, कौन होगा मेन, यहाँ पे मेल ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, हेट्रोगैमेट, वो डिफरेंट है, डिफरेंट गैमेट्स है उसके पास। अब सुनो इम्प्लांटेशन। अब हमारे पास माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होगी किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। वो अब किसके पास जाना चाहेगा, यूट्रस में। ठीक है, तो जाइगोट पहले पास करेगा इस्थमस से। ठीक है, कहाँ जाएगा, एंट्री मारेगा, यूट्रस में। तो बेटा जब माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो गई ना, उसको बोलते हैं क्लीवेज, यानी कि जब जाइगोट डिवीज़न करने स्टार्ट करेगा उसको बोलेंगे क्लीवेज। कहाँ पे गया बेटा, यूट्रस के अंदर। अब जाइगोट हमेशा 2n थोड़ी ना रहेगा डिप्लॉयड, वो आगे जाके 2, 4, 8, 16 सेल बनाएगा, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास होने क्या है, देखो यहाँ पे हमारा एक तरीके से ओवम था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये देखो 2 सेल, 4 सेल, ये 8 to 16 सेल। अब ये मॉड्यूलो सुनो, ये क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से जब 8 से लेके 16 तक की जब सेल्स होती है ना जाइगोट में, उसको बोलते हैं मॉड्यूला। क्या बोलेंगे, मॉड्यूला। और ब्लास्टोमियर क्या था, 2, 4, 8, 16, चारों को बोल देंगे तो ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब ये बेटा मॉड्यूला जो है ये यहाँ पे पहुँच गया, ये ये हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 सेल, 4 सेल, फिर यहाँ पे 8 to लेके 16। अब ये मॉड्यूलो फर्दर डिवीज़न करेगा, बहुत सारे डिवीज़न, फिर बेटा ये क्या करेगा, एक थैली में, थैली के अंदर बन जाएगा, यानी एक ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। अंदर कौन बैठा है, वही मॉड्यूला, यानी ब्लास्टोमियर बैठा है। बाहर क्या बना दी उसने, सिस्ट। अब ये जो सिस्ट बनाई ना, ये बेटा क्या करेगा, ये यूट्रस से चिपकने की कोशिश करेगा। तो बेटा जाके हमारे पास क्या होगा, इम्प्लांटेशन, यानी देखो ये ब्लास्टोसिस्ट इसके यूट्रस के अंदर जाके बेटा चिपक गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें बनने वाली हैं। सुनो, अब एम्ब्रियो जो 8 से लेके 16 की जो सेल्स होती है उसे बोलते हैं मॉड्यूला। ये वापस से डिवाइड करेगा और कन्वर्ट करेगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। यानी ये देखो ये ब्लास्टोसिस्ट इसने कवरिंग बना ली, सिस्ट कैविटी, इसके अंदर खुद कौन बैठा है, मॉड्यूला। ठीक है, अब इसके पास 2 सेल हैं, यानी ये है ना ब्लास्टोसिस्ट, इसकी जो बाहर की लेयर उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये रही ट्रोफोब्लास्ट। अंदर की जो मटेरियल बचा उसको बोलते हैं इनर सेल मास। यानी हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की लेयर का नाम होगा ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाली का नाम होगा इनर सेल मास। अब ये ट्रोफोब्लास्ट ही बेटा हमारा काम करवाएगा, यानी ये देखो ये यूट्रस, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट है एक तरीके से, इसकी बाहर की लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट बेटा यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से जाके जुड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, अब एक बार बता दो, क्या बच्चा ही कोशिश करेगा, नहीं। अब बेटा मम्मी भी एक तरीके से, यानी यूट्रस का जो टिश्यू है और मैटरनल ब्लड है वो भी इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इस तरीके से बेटा इम्प्लांटेशन हमारे पास हो पाएगा।
ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो गया, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होगी। इनर सेल मास आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब सुनो प्रेगनेंसी में क्या क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद जो हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट था ना, जो यूट्रस से ऐसे चिपका था, ठीक है। अब इस ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आने लगती है। क्या आ गई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको नाम देते क्रियोनिक फ्लाई। इसके आसपास क्या भरा हुआ था, यूट्रस का टिश्यू और मैटरनल ब्लड, अभी जो मैंने समझाया था। इन दोनों शख्सों को मिला के कहते हैं, यानी क्रियोनिक फ्लाई बच्चे की और यूट्रस टिश्यू को मिला के कहेंगे प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल एक फंक्शनल यूनिट है बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। प्लेसेंटा की बेटा फंक्शंस होते हैं, ये बेटा सप्लाई करेगा ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, अब अच्छी चीज़ों की भी कर दी तो बेटा बॉडी से कुछ ना कुछ वेस्ट भी रिलीज हो रहा होगा बच्चे के अंदर, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल को भी बेटा बाहर हम निकलवा देंगे प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इतनी चीज़ हमें समझ में आई, लेकिन जो प्लेसेंटा है वो बच्चे से किसके थ्रू जुड़ा है, तो वो भी तो एक जरिया होगा किसी न किसी चीज़ के थ्रू, उसको कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड, हिंदी में सुना होगा नाल। तो अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू बेटा बेबी हमारा प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो ही प्लेसेंटा उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। अब सुनो, प्लेसेंटा इसके अलावा कुछ ना कुछ टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा है, हार्मोन्स रिलीज करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। अब सुनो, HCG, HPL और रिलैक्सिन तभी ही रिलीज़ होंगे अगर बेटा फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो अभी भी रिलीज़ हुए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये तीन के तीन हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज आउट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। तो HCG कौन से, इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और HPL की ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब सुनो, इसके बाद हमारे पास जैसे ही बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे ना ये सारे हार्मोन्स की जो बेटा लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी रिलीज़ होते रहते हैं ताकि बच्चे की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा सुनो, अब जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, अब जो बच्ची थी इनर सेल मास ना, देखो ट्रोफोब्लास्ट तो बाहर की लेयर थी जो किसे चिपक गई, यूट्रस से, अंदर क्या बचा था, इनर सेल मास। अब ये तीन सेल बनाता है, आउटर सेल, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर को बोलेंगे एक्टोडर्म, इनर को बोलेंगे एंडोडर्म, और बीच की लेयर होगी मीजोडर्म। ये तीनों की तीनों लेयर जाके आगे बेटा आपके अंदर टिश्यू, ऑर्गन वगैरह बनाएगी, ठीक है। इनर सेल मास के पास बेटा स्टेम सेल होती है, हम सब ने पता है, जो स्टेम सेल होती है उसके पास बेटा कैपेबिलिटी है, वो हर तरीके के टिश्यू ऑर्गन को बना सकता है। इसके बाद बच्चे की डेवलपमेंट किस किस तरीके से होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सुनो, जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होगा बच्चे का सबसे पहले हार्ट बनेगा। इसको बेटा हम कैसे पता कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप को यूज़ करो, बच्चे की हार्ट बीट आप लोग सुन सकते हैं। जैसे ही 2nd मंथ कंप्लीट हुआ उसके बेटा हाथ पैर, लिम्स, डिजिट्स वगैरह बन जाएंगे। 3rd मंथ में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, हार्ट तो बन गया, किडनी, लिवर, ये सब बनेंगे। उसके अलावा आपके पास मेल फीमेल यानी जेंडर भी डिटरमाइन हो जाएंगे कि वो मेल है बच्चा या फिर फीमेल है, ठीक है। 5th मंथ में क्या होगा, पहली बार बेटा बच्चा मूव करेगा, ठीक है, पहली बार बच्चे के सिर पे बाल आने लग जाएंगे। 6th मंथ में क्या होगा, हमारे पास पूरी बॉडी के ऊपर बेटा बाल आ जाएंगे, बच्चा गोरिल्ला बन जाएगा, ठीक है। तो 6th मंथ में उसकी पूरी बॉडी पे क्या आ गए, तुम्हारे पास हेयर की ग्रोथ हो गई। इसके अलावा बेटा हमारी पलकों पे, आईलिड्स पे क्या आ गए, फाइन हेयर्स की ग्रोथ होने लगी, ठीक है। ये आईलिड्स क्या हो गई, सेपरेट, अलग अलग होने लगी। जैसे ही 8th मंथ आया तो बेटा मेल के अंदर मैंने कहा था टेस्टिस होते हैं जिसके अंदर स्पर्म बनेगा। अब इसके ऊपर एक कवरिंग आई जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम। तो इस केस में 8th मंथ में मेल के केस में बेटा डिफरेंस होता है, मेल के अंदर स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस बैठ जाते हैं। 9th मंथ में बेटा बच्चा पूरा रेडी है। लास्ट पोर्शन है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। अब बेटा जैसे ही 9 मंथ्स का जो पीरियड कंप्लीट हुआ अब आएगी पार्चुरेशन, यानी बच्चे के बेटा हम क्या करवाएंगे, डिलीवरी। ये हम जानते हैं गेस्टेशन पीरियड क्या होगा, 9 मंथ्स का। अब हमारे पास होगा कैसे पार्चुरेशन, तो बेटा यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी पेन होगा, तभी जाके आगे जाके क्या हो पाएगी, डिलीवरी हो पाएगी। अब ये करेगा कैसे, कैसे होता है, तो बेटा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू होगा। यहाँ पे खुद बेटा फीटस
अपने आप बेटा मेहनत करता है बाहर आने के लिए, यानी फीटस इजेक्शन बाहर आने के लिए बेटा खुद रिफ्लेक्स कर रहा है, इसको बोलते हैं फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी फीटस खुद यूट्रस की वॉल पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है जिससे वो बाहर आ सके। ठीक है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा इसकी वजह से बेटा काफ़ी सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा। जितना ऑक्सीटोसिन मम्मा के अंदर रिलीज़ होगा उतना ही ज़्यादा बेटा फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी और जिसकी वजह से बेटा बच्चा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास, किसके थ्रू आएगा, बर्थ कैनाल के थ्रू आता है। बर्थ कैनाल क्या होती है, वजाइना प्लस सर्विक्स, इसके थ्रू बेटा बेबी बाहर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टेशन, लास्ट पोर्शन। बेटा मैमरी ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं, ये बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देती हैं ताकि क्या बना सकें, मिल्क बना सकें, इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। ठीक है, ताकि हम न्यू बॉर्न बेबी को बेटा अच्छे से फीड करा सकें। अब कोलोस्ट्रॉम क्या होता है, जो बेटा फर्स्ट 1 to 3 डेज़ या 3 to 5 डेज़ जो मिल्क रिलीज़ होता है ना मम्मा के अंदर, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिसको बेटा डॉक्टर्स भी बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग में मम्मा का ही मिल्क फीड करना चाहिए। ठीक है, तो कोलोस्ट्रॉम क्या हो गया, जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो मिल्क निकलता है उसको कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, जो कि येलो कलर का होगा। ठीक है, इसके पास बेटा काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं, एंटीबॉडीज़, जिसकी वजह से बेटा बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो पाती है और उसको कोई बीमारी नहीं लगती। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। जिसको भी पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।